नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा के यूट्यूब चैनल में आप सभी है। जैसे कि हम सीजीपीएससीपी 2024 को टारगेट करके एक मैराथन क्लास चला रहे हैं, जिसमें देखिए इंडियन जीएस के सभी विषयों को हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं एक एक वीडियो के माध्यम से। तो यह जो है आपके एग्जाम में रिवीजन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है, तो आप इसमें बने रहिएगा। तो देखिए, इससे पहले हमने फिजिक्स को पढ़ा था, जिसमें लगभग 2.5 घंटे में जो है हमने पूरा फिजिक्स को जो है कंप्लीट कर लिया है। देखिए, इतना तो नहीं कहा जा सकता कि क्वेश्चन यहीं से आएंगे करके, परंतु देखिए आप जो भी पढ़ रहे हैं, अगर इसे केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया और ये फिजिक्स हो गया, इन्वायरमेंट, ऐसे सब्जेक्टों को आप एग्जाम के समय छोड़ देते हैं, जिसे समय नहीं मिलने के कारण आप नहीं पढ़ पाते हैं। तो इन विषय को अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, उससे अच्छा आप अगर कुछ पढ़ के जा रहे हैं, तो अगर एग्जाम में इजी क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपसे बन जाना चाहिए। ठीक, तो इसीलिए जो है हम ये सीरीज स्टार्ट किए हैं। इसमें जो है फिजिक्स को पढ़ चुके हैं और आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री भी लगभग 2-2.5 घंटे में एक कंप्लीट वीडियो बनेगा, जिसमें पूरा केमिस्ट्री कवर हो जाएगा। ठीक, तो यह हमारा सोर्स क्या है ये भी पहले बता दिया जाता है। तो सोर्स जो है प्रतियोगिता सारांश का बुक है। प्रतियोगिता सारांश का सामान्य अध्ययन करके बुक आता है। सामान्य अध्ययन या टूटेजा ट्यूटोरियल द्वारा जारी किया गया बुक है। तो इससे में जो दिया गया है, जो सब्जेक्ट अच्छे से दिया गया है, उन सब्जेक्टों को इसमें से पढ़ रहे हैं। देखिए, तो फिजिक्स को इसी में से पढ़े थे और केमिस्ट्री भी हम यहीं से पढ़ रहे हैं। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर का आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे ज्ञान मीमांसा टेलीग्राम चैनल है, ज्ञान मीमांसा, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। तो देखिए, केमिस्ट्री में जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी टॉपिक को पढ़ेंगे। और साथ साथ इसमें एक वन लाइनर फैक्ट भी दिया गया है, जो वीडियो के लास्ट में पढ़ते हैं। अभी तक के पीएससी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को वन लाइनर फॉर्मेट में जो है दे दिया गया है, उसे भी पढ़ेंगे। तो चलिए हम केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है द्रव्य या मैटर। तो देखिए, यहाँ परिभाषाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले द्रव्य क्या होता है उसे जान लीजिए। तो द्रव वस्तुएं पदार्थों से बनी होती हैं। वस्तुएं पदार्थों से बनी होती है। सभी वस्तुएं और पदार्थ द्रव से बने हैं। सभी पदार्थों का द्रव्यमान होता है। कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो जगह घेरता है, द्रव कहलाता है। तो यही इसका मेन परिभाषा है। कोई भी वस्तु हो जो द्रव्यमान हो उसमें और जो जगह घेरता है, वह सभी द्रव कहलाता है। द्रव सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। वे सभी चीजें जिन्हें देख सकते हैं, छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं अथवा चख सकते हैं, सभी क्या द्रव कहलाते हैं। ठीक, तो कोई भी वस्तु हो जिसमें द्रव्यमान हो और जगह घेरने के लिए जगह घेरती हो, या जिसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं, ये सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं, द्रव्य या मैटर कहलाती हैं। ठीक, तो ये द्रव है। और द्रव क्या होता है, द्रव लिक्विड होता है। ठीक, जलीय पदार्थ को द्रव और ये द्रव्य मैटर है। ठीक, चलिए, अब द्रव के गुण। तो द्रव में कौन कौन से गुण जो है निहित होते हैं देख लीजिए। तो द्रव्यमान और भार, मास और वेट। किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें उपस्थित द्रव की मात्रा है। तो दोनों में अंतर समझिए। द्रव्यमान और भार में किसी पदार्थ का द्रव्यमान क्या होता है, उसमें उपस्थित द्रव की मात्रा द्रव्यमान होगा। जबकि किसी वस्तु का भार उस पर लगने वाले गुरुत्वीय बल है। तो गुरुत्वीय बल जी के कारण जो भार उत्पन्न होता है, द्रव्यमान में अगर हम क्या कर दिया जाए, गुरुत्वीय त्वरण कर दे एड, तो क्या हो जाता है, वह क्या लगता है, भार कहलाता है। तो अगर भार देखें वेट, तो या भार द्रव्यमान रहेगा और उसमें गुरुत्वीय त्वरण, और जो है द्रव्यमान क्या, ये सिर्फ उस वस्तु में द्रव की मात्रा है। ठीक, तो किसी पदार्थ का द्रव्यमान स्थिर होता है, परंतु उसका भार गुरुत्व में परिवर्तन के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग होता है। तो ठीक है, याद रखेंगे, क्योंकि यह जो है जी पे डिपेंड रखता है, गुरुत्वीय त्वरण पर। अगर जी का मान जो है, जैसे कहाँ पृथ्वी के जो ध्रुव है वहां जी का मान अधिक होता है और इक्वेटर पे जो है सबसे कम होता है। तो इसके कारण जहां जी का मान है, मान के अनुसार बदलते रहता है उसका भार। देखिए, आयतन। गुण के गुण में आयतन क्या होता है, तो आयतन द अमाउंट ऑफ स्पेस एक्यूपाइड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड। अर्थात किसी भी वस्तु हो गया, किसी भी वस्तु या किसी भी पदार्थ द्वारा जो क्षेत्र घेरा जाता है, अमाउंट ऑफ स्पेस एक्यूपाइड, अर्थात जो क्षेत्र घेरा जाता है, जैसे ये एक आयतकार वस्तु है, तो इसके द्वारा क्या घेरा जा रहा है, एक क्षेत्र को घेरा जा रहा है। तो वह क्षेत्र क्या हो जाएगा, ये इसका लंबाई रहेगा, ये इसका चौड़ाई रहेगा और इसका ऊंचाई भी रहेगा। तो आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। ठीक, तो वॉल्यूम है, तो यह आयतन होगा। घनत्व देखिए, डेंसिटी। किसी पदार्थ का घनत्व उसके प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है। तो प्रति इकाई, यहाँ जो है एक प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान जो है क्या कहलाएगा, घनत्व, डेंसिटी कहलाएगा। कितना वो डेंसिटी है, कितना डेंस है, वह उसका डेंसिटी होता है। ठीक, तो प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान क्या कहलाता है, घनत्व।
उसके बाद विसरण देखिए, विसरण मतलब डिफ्यूजन। तो अणुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान गति करना विसरण कहलाता है। वाष्पीकरण वेपोराइजेशन, द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना वाष्पीकरण कहलाता है। इसे आगे भी पढ़ेंगे। वाष्पीकरण क्या है? द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना। वाष्पीकरण की उष्मा, तो वाष्पीकरण की उष्मा ये इंपॉर्टेंट है। हीट ऑफ वेपोराइजेशन ये क्या है? स्थिर ताप पर वाष्पीकरण के लिए आवश्यक उष्मा को हम क्या कहते हैं? वाष्पीकरण की उष्मा या हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक, तो स्थिर अर्थात टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे, तब जो है वाष्पीकरण के लिए हमें कुछ उष्मा देना पड़ता है, उस उष्मा को हम कहते हैं वाष्पीकरण की उष्मा। चलिए अब द्रव, यौगिक एवं मिश्रण पढ़ेंगे। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो चलिए देख सकते हैं। द्रव एलिमेंट क्या होता है? सभी वस्तुएं पदार्थ केवल कुछ ही मूल इकाइयों से बने हुए हैं। कोई भी वस्तु है, पदार्थ हो, एक मूल इकाई से बने हुए हैं। इन मूल इकाइयों को तत्व कहते हैं। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले मूल तत्वों की संख्या वर्तमान 92 है। प्रकृति में अभी तक मूल तत्व जो है 92 प्राप्त हुए हैं, जिसमें आवर्त सारणी में प्रथम हाइड्रोजन एवं अंतिम 92वां तत्व जो है कौन सा है? यूरेनियम। ठीक, तो प्रथम है हाइड्रोजन और अंतिम 92वां तत्व जो प्रकृति में प्राप्त हुए हैं यूरेनियम है। इनके अतिरिक्त वैज्ञानिकों ने कुछ और अन्य तत्व भी बनाए हैं, जो अब तक के जो है 118 तत्वों का नामकरण किया जा चुका है। तो बाकी 92 जो है क्या है? प्रकृति में प्राप्त तत्व है। इसके अलावा टोटल जो है 118 हो गया है अभी तक के जो है तत्वों की संख्या। तो बाकी सभी जो तत्व हैं वो सब जो है कृत्रिम रूप से बनाए गए तत्व हैं। चलिए, तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एक ही प्रकार से परमाणु से बने हुए तत्व होते हैं। केवल कुछ ही तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोना, ये सभी मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। नहीं तो उन्हें क्या शुद्धिकरण करके उन्हें बनाया जाता है प्रयोगशाला में। प्रत्येक तत्व के अपने विशेष गुण होते हैं, जो तत्व की पहचान करने में सहायक होते हैं। सामान्य ताप अर्थात 25 सेंटीग्रेड ताप पर कुछ तत्व ठोस रहते हैं, कुछ द्रव रहते हैं और कुछ गैस भी होते हैं। तो तत्व दोनों अवस्था में, ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। और सभी तत्वों के गुण जो है अलग अलग भी होते हैं। चलिए, अब तत्वों का वर्गीकरण आवर्त सारणी में किया गया है। तो आवर्त सारणी से उतना डिटेल क्वेश्चन यहाँ नहीं बनता है। तो देखिए, जितना पूछा जाता है उतना ही यहाँ दिया गया है। तो देखिए, तत्वों का वर्गीकरण मुख्यतः धातु अथवा अधातु में किया गया है। जैसे लोहा, तांबा, सोना, ये सभी धातु हैं, जबकि कार्बन, गंधक, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सभी अधातुएं हैं। धातुएं विद्युत तथा उष्मा की सुचालक होती है। तो धातु जो है सुचालक होंगे, अर्थात यह विद्युत अपने में से प्रवाहित होने देते हैं। ये प्रायः ठोस होते हैं। पारा ही एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो याद रखेंगे, पारा एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में, बाकी सभी धातु जो है ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। और अधातु को देते हैं, तो अधातु जो है ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में अधातु। चलिए, आवर्त सारणी के संबंध में यहाँ कुछ फैक्ट दिया गया है, उसे देख लीजिए। तत्वों को उनके गुणधर्म में समानता के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। गुणधर्म के समानता के आधार पर इस प्रकार व्यवस्थित तत्व परमाणु साइज, संयोजकता या संयोजन क्षमता तथा धात्विक एवं अधात्विक अभिलक्षण जैसे गुणधर्मों में आवर्तिता प्रदर्शित करते हैं। मेंडलीफ ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम तथा रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी है उसमें परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रासायनिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया गया था। तत्वों को परमाणु द्रव्यमान में आरोही क्रम में व्यवस्थित करने हेतु उन वाली ये संगतियां जैसे परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने में दूर हो गई। तत्वों के इस आधारभूत गुणधर्म अर्थात संख्या की खोज मोसले ने किया था। तो परमाणु संख्या, उसकी खोज जो है मोसले द्वारा किया गया। पहले मोसले द्वारा जो है एक आवर्त सारणी बनाया गया था, परंतु उन्होंने जो है परमाणु के द्रव्यमान भार के आधार पर, परमाणु भार के आधार पर उन्होंने वर्गीकरण किया था, सीक्वेंस से जमाए थे। परंतु मेंडलीफ के आवर्त सारणी में क्या है? परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में जमाया गया है। ठीक, तो याद रखेंगे, परमाणु संख्या की खोज मोसले द्वारा किया गया है। तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। तो तत्वों का गुणधर्म जो है उनकी आवर्ती संख्या के आवर्त फलन। इसका कहने का मतलब है, मतलब एक आवर्त में जितने तत्व हैं उनके जो है गुणधर्म समान रहते हैं, वैसे दूसरे आवर्त के हैं उनके भी जो गुणधर्म हैं समान रहेंगे। तो आवर्त फलन कहने का तात्पर्य यही है कि एक आवर्त के तत्व हैं उनके गुणधर्म लगभग समान रहते हैं। चलिए, अब अगला देखिए, यौगिक। तो तत्व के बाद आता है यौगिक। तो यौगिक क्या होता है? कंपाउंड, वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात को फोकस करना है, दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात के में संयोजन से बने होते हैं, यौगिक कहलाते हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थ जैसे त्वचा, बाल, चमड़ा, ऊन, लकड़ी तथा मांसपेशियां, बहुत सारे यौगिक होते हैं।
यौगिक के गुण उन तत्वों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होती हैं जिनसे मिलकर वह यौगिक बनता है। तो देखिए यौगिक में जो है दो या दो से अधिक अलग तत्वों से बने होते हैं और इसका जो नया तत्व जो प्राप्त होता है उनका गुण जो है उन दोनों तत्वों से बिल्कुल अलग होता है। अब यहाँ कुछ यौगिकों के उदाहरण दिए गए हैं, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, उदाहरण दे दिए जाते हैं, इनका नाम पूछा जाता है या उनमें कौन कौन से घटक तत्व शामिल हैं यह पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ यौगिक दिए हैं, प्रचलित नाम और घटक तत्व दिए हैं। तो जैसे पोटेशियम नाइट्रेट, तो पोटेशियम नाइट्रेट इसका साल्ट पीटर के नाम से जानते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट को साल्ट पीटर, पोटेशियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इन तीनों से मिलकर बना होता है। पोटेशियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से कौन सा साल्ट पीटर या पोटेशियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट को देख सकते हैं आप, इसमें अब सोडियम हो जाएगा, पोटेशियम के स्थान पर सोडियम नाइट्रेट और इसे चिली साल्ट पीटर कहा जाता है। तो इसमें सोडियम हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन रहेगा, अब इसमें पोटेशियम के स्थान पर सोडियम या सोडियम नाइट्रेट हो गया। सोडियम क्लोराइड, देखिए इसे सोडियम क्लोराइड को क्या कहते हैं, साधारण नमक NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl, तो ये साधारण नमक कहलाता है। यह सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना है, सोडियम हो गया और क्लोरीन से मिलकर बना है। लेड ऑक्साइड, इसे रेड लेड के नाम से जानते हैं, रेड लेड, इसे लेड और ऑक्सीजन से बना होता है। लेड ऑक्साइड, तो लेड है और ऑक्साइड अर्थात ऑक्सीजन, इसे रेड लेड के नाम से जानते हैं, इसे याद रखना है, रेड और ऑक्सीजन। एसिटिक अम्ल, इसे सिरका कहते हैं। एसिटिक अम्ल जो है इसका प्रचलित नाम है सिरका। इसमें क्या रहता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिला रहता है एसिटिक अम्ल या सिरका। कैल्शियम कार्बोनेट, देखिए इसे लाइम स्टोन कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम स्टोन। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे खाने का सोडा। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट लाइम स्टोन है, ये कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन से बना होता है। नीचे के दो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन और सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा। यह जो प्रश्न पूछा गया था प्री 2023 में, ठीक, प्री 2023 में सोडियम बाइकार्बोनेट को पूछा गया था, यह क्या है, खाने का सोडा या इसे बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, बेकिंग सोडा। ठीक, तो याद रखेंगे सोडियम कार्बोनेट में क्या क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट में सोडियम रहेगा, कार्बन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा और ऑक्सीजन भी रहेगा। ठीक, और सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट में क्या रहता है, इसे लाइम स्टोन कहते हैं, इसमें कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक, चलिए अब अगला है मिश्रण। तो मिश्रण का क्या कहलाएगा, दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व हो सकते हैं या यौगिक के को जब इस प्रकार आपस में मिलाया जाए कि वे अपने गुण न खो तब वह मिश्रण कहलाता है। तो देखिए यौगिक में यही जो है निश्चित अनुपात था, अब यहाँ निश्चित अनुपात नहीं होगा, इसमें क्या रहेगा, गुण जो है वही होना चाहिए। जो दो या दो से अधिक पदार्थ मिल रहे हैं उन्हीं तत्वों के गुण के आधार पर नया तत्व बनता है, तो गुण नहीं खोना चाहिए मिश्रण हेतु। चलिए जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है, देख सकते हैं विभिन्न मिश्रणों के उदाहरण। जैसे गैस में गैस मिलाया जाता है तो वह वायु कहलाता है। द्रव में गैस, तो जैसे द्रव गैस का उदाहरण देखिए, सोडा वाटर में मृदु पेय CO2 का जल में विलयन, जल में घुली ऑक्सीजन। ठीक, सोडा वाटर में क्या रहता है, सोडा वाटर और मृदु पेय, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल में विलयन, जल में घुली ऑक्सीजन। पानी में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड मिलाना, पानी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। द्रव में द्रव का उदाहरण देखिए, द्रव में द्रव, नींबू का रस और पानी, यह मिश्रण है द्रव में द्रव का। पानी तथा एल्कोहल, यह भी मिश्रण ही है, पानी और एल्कोहल का। द्रव में ठोस का समुद्री जल और शक्कर का विलयन, समुद्री जल में शक्कर का विलयन, द्रव में ठोस, तो द्रव है समुद्री जल और ठोस क्या है, शक्कर। ठोस में ठोस का देखिए तो मसालों का मिश्रण करते हैं, मृदा का मिश्रण, ये सभी मिश्र धातु, जैसे पीतल हो गया तो वो भी ठोस का ही है। ठीक, तो यहाँ देखेंगे पीतल जो है किनका जो है मिश्र धातु है। चलिए आगे देखिए पदार्थों की अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। तो पदार्थ जो है मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में प्राप्त होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। इसके अलावा 2 और अवस्था पाया जाता है। चौथा अवस्था क्या है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट। तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है चौथा, और 5वां कौन सा है, प्लाज्मा अवस्था। ठीक, तो प्लाज्मा अवस्था, तो इनसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, इन दोनों से तीनों से पूछे जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये 3 अवस्थाएं प्राप्त होती है पदार्थ के। तो देखिए द्रव 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव तथा गैस। अवस्थाओं में भिन्नता ठोस, द्रव तथा गैस में अणुओं की भिन्न भिन्न अवस्थाओं के कारण होता है। तो यह अंतर जो है उनमें के अणु के भिन्न भिन्न व्यवस्था के कारण होता है। देखिए क्या होता है, जिससे उनके बीच आकर्षण कम या अधिक होता है। ठोस कणों में क्या होगा, आकर्षण बल सर्वाधिक होता है। जैसे ठोस है तो उनके बीच का जो अणु है वो पास पास रहेंगे क्योंकि उनका आकर्षण अधिक होता है। वही गैस के कणों में सबसे कम, तो गैस के कण में जो है एकदम दूर दूर रहेंगे, सबसे ज्यादा दूर दूर रहते हैं गैस के कणों में, अर्थात यह क्या रहेंगे, सबसे कम आकर्षण वाले रहेंगे। द्रव में कणों में मध्यवर्ती होते हैं, तो द्रव ये दोनों के बीच के होते हैं, न ही ठोस जितना नजदीक रहेगा और न ही जो है गैस जितना दूर रहेंगे, तो ये जो है मध्यम रहता है इनका आकर्षण बल। देखिए जल तीनों अवस्था में पाया जाता है। तो जल जो है तीनों अवस्था में, ठोस रूप में बर्फ कहलाएगा, द्रव रूप में पानी कहलाएगा और गैस रूप में वाष्प कहलाता है जल।
बर्फ, पानी तथा वाष्प में अणु एक ही प्रकार के होते हैं। बर्फ, पानी तथा वाष्प में अणु एक ही प्रकार के होते हैं। किसी द्रव की तीनों अवस्था में अणु एक से ही होते हैं। ठोस पदार्थ में अणु बहुत ही पास पास होते हैं, जिससे उनके बीच आकर्षण अधिक होता है। इस कारण ठोस पदार्थ में अणुओं का स्थान लगभग निश्चित होता है। इसी कारण ठोस पदार्थ का अपना निश्चित आकार होता है, उनका आयतन नहीं होता है। ठीक, तो ठोस पदार्थ का क्या होता है, अपना खुद का आकार होता है, मतलब आप जिस आकार में आप ढालोगे उस आकार में ढल जाते हैं ठोस। द्रव को देखिए, द्रव में अणुओं के बीच में दूरी जो है ज्यादा होती है, इससे उनके बीच आकर्षण कम होता है तथा अणुओं का स्थान निश्चित नहीं होता, इसलिए द्रव की आकृति आसानी से बदली जा सकती है। तो ठोस पदार्थ का अपना निश्चित आकार होता है। देखिए, ठोस पदार्थ का एक अगला निश्चित प्रकार होता है, आयतन नहीं बदलता है। अर्थात क्या है, किसी भी एक आयतन है तो वह ठोस पदार्थ के लिए एक फिक्स आयतन रहता है। वही क्या कहता है, द्रव में। द्रव में आप जिस आकार में डालोगे उस आकार में ढल जाता है, आसानी से आकार चेंज कर लिया जाता है द्रव द्वारा। जैसे कि पानी को अगर हम गिलास में डाल रहे हैं तो गिलास का आकार लेगा, पानी को हम अगर किसी बाल्टी में डाल रहे हैं तो बाल्टी का आकार लेगा। ऐसे जो है आकार बदल लेते हैं द्रव। अब गैस को देखिए, गैस में अणु आपस में एक दूसरे से अधिक दूर पर होते हैं, तो सबसे ज्यादा दूर रहते हैं गैसों में। ये अणु स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं, अतः इनका कोई स्थान निश्चित नहीं होगा। तो इसके लिए कोई स्थान, गैस जो है इसका कोई आकार नहीं होता है, इसलिए गैसों की ना तो कोई निश्चित आकृति होती है और ना ही निश्चित आयतन होता है। ये उस पर बर्तन की आकृति तथा आयतन ग्रहण कर लेती हैं जिसमें वे रखे जाते हैं, तो उसे जहां रखा जाता है उसी के रूप में ये ग्रहण करते हैं। इनका कोई आकार या आयतन नहीं होता है। ठीक, अब चलिए अवस्थाओं में परिवर्तन, तो किन मेथड के माध्यम द्वारा जो है, प्रणालियों द्वारा क्या किया जाता है, अवस्थाओं में परिवर्तन किया जाता है, उसे अब यहाँ पढ़ेंगे। तो देखिए, अवस्थाओं में परिवर्तन करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। कुछ प्रकार के द्रव एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदले जा सकते हैं तथा उन्हें फिर से मूल अवस्था में वापस लाया जा सकता है। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप दाब में परिवर्तन के लिए किया जाता है। तो ताप और दाब में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो है पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो दो मेन फैक्टर है, ताप और दाब। देखिए, जैसे यहाँ यह है पहला, वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण क्या है, अधिकांश द्रव किसी ताप पर धीरे धीरे वाष्प में बदलते रहते हैं। तो अगर हम कोई भी द्रव है उसमें हम टेम्परेचर उसका बढ़ाते जाते हैं, तो ताप को हम बढ़ाते जाते हैं, तो वह कोई द्रव जो है वाष्प के रूप में बदलते हैं, अर्थात गैस के रूप में बदलते जाता है। इसे वाष्पीकरण कहते हैं। द्रव को गर्म करने में वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज हो जाती है। द्रव को लगातार गर्म करने पर उसका ताप बढ़ता जाता है और एक निश्चित ताप पर वह उबलना शुरू हो जाता है। इस ताप बिंदु को द्रव का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं इसको। ठीक, बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक बिंदु। सामान्य ताप पर पानी का जो क्वथनांक बिंदु है वो 100 सेंटीग्रेड पर उबलता है। तो पानी जो है 100 सेंटीग्रेड पर उबलता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, ये जो है पानी का क्वथनांक बिंदु या बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक, तो ये इस टेम्परेचर में बदलता है वाष्प में। अगला देखिए, वाष्पीकरण के बाद है संघनन। संघनन वाष्प के ठंडा होकर द्रव में बदलने का को संघनन कहते हैं। तो कोई वाष्प है वह ठंडा होकर के फिर से क्या द्रव में बदल जाता है, वह कहलाएगा संघनन। जैसे पानी है वह गैस के रूप में उड़ गया, उसी को हम ऊपर अगर हाथ रख के देखिए, उसमें जैसे आप खाना बनाते होंगे, कोई सब्जी वगैरह बनाते होंगे, तब आप देखिएगा वो जो है वहां से पानी जो क्या है वाष्प के रूप में ऊपर जाते रहता है। अब उसके ऊपर अगर आप हाथ रख के अपने देखेंगे तो वह जो फिर से हाथ में जाके क्या हो जाता है, वह संघनन हो जाता है। ठीक, तो संघनन अर्थात वह फिर से द्रव में बदल जाता है, तो इसी क्रिया को संघनन कहते हैं। अगला देखिए, हिमीकरण। हिमीकरण अर्थात फ्रीजिंग। पानी ठंडा होकर बर्फ में बदल जाता है, उसे हिमीकरण कहते हैं। तो पानी का ठंडा होकर बर्फ में बदलना अर्थात द्रव का ठोस अवस्था में प्राप्त करना, यह कहलाता है हिमीकरण। इस प्रक्रम में हिमीकरण जमना कहते हैं। द्रव के ठंडा होकर ठोस में बदलने की प्रक्रम को हिमीकरण कहते हैं। जैसे पानी का क्या बर्फ में बदलना क्या है, हिमीकरण का उदाहरण है। ठीक, अगला है ऊर्ध्वपातन। तो जिसे कई बार प्रश्न में पूछा गया है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में आ जाता है। गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। तो यहाँ देखिए, तीन मेथड तीन होते हैं प्रकार। देखिए, पहले क्या रहेगा, एक द्रव है, यह गैस में परिवर्तित होता है, और तीसरा ये ठोस, पहले ठोस है, मान लीजिए ये ठोस है। ठोस जो है पहले द्रव में परिवर्तित होगा, उसके बाद गैस में परिवर्तित होगा। और वैसे ही गैस या तो पहले द्रव में परिवर्तित होगा, उसके बाद ठोस में परिवर्तित होगा। परंतु ये द्रव जो हट जाएगा, यहां से ये द्रव को हटा दिया जाएगा। डायरेक्ट आप अगर चेंज कर रहे हैं किसमें, ठोस से गैस में,
गैस में ठोस से गैस में या फिर गैस से ठोस में, तो यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस अवस्था में चला जाए और गैसीय अवस्था सीधे ठोस अवस्था में आ जाए, तब यह कहलाता है ऊर्ध्वपातन, या फिर इसे कहा जाता है सब्लिमेंटेशन। ठीक, तो देखिए यहाँ जो भी मेथड है उनके नाम दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन, क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, संघनन, कंडेंसेशन है, हिमीकरण, फ्रीजिंग पॉइंट, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन है, निस्यंदन, फिल्ट्रेशन, स्कंदन, कोगुलेशन, वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन, क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन, आसवान, डिस्टिलेशन। आगे पढ़ेंगे भी इन सबको। यहाँ देखिए पदार्थों का पृथक्करण की जो विधि है उनमें शामिल है ये सभी विधि। तो पृथक्करण की क्या विधि है? मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। किसी मिश्रण में विद्यमान पदार्थ अपने गुण बनाए रखते हैं। किसी मिश्रण में से उसके एक या अधिक उपयोगी अवयव को अलग किया जा सकता है। किसी पदार्थ की शुद्धता उसके गलनांक तथा क्वथनांक में निर्धारित की जाती है। तो उसके गलनांक और क्वथनांक से उसकी शुद्धता निर्धारित की जाती है। तो देखिए अब हम यहाँ पृथक्करण की विधियों को पढ़ेंगे। पृथक्करण के लिए कौन कौन से विधि प्रयोग किए जाते हैं। किसी मिश्रण के अवयवों को पृथक करने के लिए विभिन्न विधियां प्रयोग की जाती है। जैसे देखिए अवसादन, निथारना, चालन करना, निस्यंदन अर्थात फिल्ट्रेशन करना, हाथ से बिनना, चुंबकीय पृथक्करण के माध्यम से, भारण से, स्कंदन से, वाष्पीकरण से, क्रिस्टलीकरण से, ऊर्ध्वपातन से, अपकेंद्रण या आसवान से। तो ये सभी क्या है? पृथक्करण की विधि है। ठीक, तो दो मिश्रण के बीच जो है दो या दो से अधिक मिश्रण में से अलग करने की, उन्हें पृथक करने की फिर से जो है विधि है। तो देखिए सबसे पहले देखिए उड़ावनी या फटकना। उड़ावनी या फटकना, जैसे भूसे तथा गेहूं को अलग करना, भूसे में से गेहूं को अलग करना है तो उड़ावनी या फटकना होता है। ठीक, चालन में देखिए चालन पृथक्करण की यह विधि मिश्रण से उनके अवयवों को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है जो भिन्न भिन्न आकार के होते हैं। जैसे चावल में से कंकड़ निकालना होता है तो वो चालन मेथड से होता है। चुंबकीय पृथक्करण, इसमें क्या होता है? चुंबकीय तत्व को अलग करना हो, तो किसी भी में मिश्रण में क्या हो? चुंबकीय तत्व शामिल हो। जैसे कि किसी रेत में लोहे के कण हो तो उसमें से अगर हमें निकालना है तो क्या रहेंगे? चुंबकीकरण से निकाल सकते हैं। आगे देखिए निथारना। तो निथारना द्रव तथा उसमें अघुलनशील ठोस पदार्थों के मिश्रण में से उसके अवयवों को निथार कर पृथक किया जा सकता है। उदाहरण जैसे कि पानी। देखिए एक द्रव में कोई अघुलनशील ठोस पदार्थ हो, उसका अगर हमें क्या करना है? पृथक्करण करना है तो इस निथारना से किया जा सकता है। जैसे पानी तथा रेत के मिश्रण में अवयवों को अलग करना होता है। निथारने से रेत बर्तन की तल में बैठ जाती है और सभी पानी जो है बाहर आ जाएंगे अगर हम उसे निथार देंगे। प्रक्रम को अवसादन भी कहते हैं। इस प्रक्रम को निथारना को अवसादन भी कहते हैं। अब देखिए स्कंदन। फिटकरी मिट्टी के बारीक कणों को स्कंदित कर अपेक्षाकृत कड़े बड़े कणों में परिवर्तित कर देती है, जिससे ये कण आसानी से तली पर बैठ जाती है। तो फिटकरी के माध्यम से किया जाता है स्कंदन को। मिट्टी के बारीक कणों को स्कंदित किया जाता है और वो क्या हो जाता है? बड़े बड़े हो जाते हैं। मतलब एक साथ चिपका दिया जाता है सभी छोटे छोटे कणों को, और वो बड़े होने के बाद क्या करते हैं? वो जो है नीचे तल में बैठ जाते हैं, फिर हम उसे अलग कर लेते हैं। ठीक, अब अगला देखिए भारण। वर्षा की बूंदे वायु में उपस्थित धूल के कणों को भारी कर देती है, जिसके कारण धूल के कण वायु से पृथक होकर नीचे बैठ जाते हैं। तो धूल के कण को वायु से पृथक करने के लिए भारण का प्रयोग करते हैं। अपकेंद्रण देखिए, अपकेंद्रण की विधि को डेयरी में दूध से क्रीम को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। अपकेंद्रण में दूध से क्रीम को अलग करना हो तो हम इसे देखे थे, हम फिजिक्स भी पढ़े हैं उसमें देखे थे अपकेंद्री बल वाला, तो उसी प्रकार से इसका किया जाता है। वाष्पीकरण से देखिए, इस विधि से हम देखे ही हैं। इस विधि का उपयोग बड़े पैमाने पर समुद्री तथा झील में पानी में से नमक प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो पानी से नमक प्राप्त करने के लिए वाष्पीकरण का प्रयोग करते हैं। एक टेम्परेचर पर जो है क्या होता है? पानी जो है किसमें? नमक में बदल जाएगा। तो समुद्री पानी है उससे जो है पानी अलग होके जो क्या बनेगा? नमक बनेगा, वह जो है खारा रहेगा। ठीक, ऊर्ध्वपातन देखिए, यह विधि उन पदार्थों में को मिश्रण से पृथक करने के लिए उपयोग में लाई जाती है जो गर्म करने पर ठोस अवस्था में सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है। इसे देखें, अभी गैसीय अवस्था में विद्यमान पदार्थों को ठंडा करने पर वह सीधा ठोस अवस्था में बदल जाता है, उसके लिए ऊर्ध्वपातन का प्रयोग करते हैं। इसमें कौन कौन सा उदाहरण है उसके याद रखना है। कपूर। तो कपूर डायरेक्ट एक ठोस अवस्था में रहता है कपूर, उसे जलाने से वो सीधा क्या हो जाता है? गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार नौसादार हो जाता है। आयोडीन, नौसादार आयोडीन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो गर्म करने पर सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला देखिए आसवान। आसवान की विधि में विलयन को द्रव वाष्प में बदलने के लिए गर्म किया जाता है। उदाहरण के लिए देखिए एल्कोहल का क्वथनांक 80 सेंटीग्रेड तथा पानी का 100 सेंटीग्रेड है। यदि पानी तथा एल्कोहल के मिश्रण को गर्म किया जाए तो एल्कोहल पहले उबलता है तथा आश्वित हो जाता है, पानी बर्तन में रखा रहता है। तो देखिए आसमान के लिए क्या करते हैं?
हर द्रव्य का जो है अलग अलग क्या होता है, एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिसमें वो क्या होता है, क्वथनांक बिंदु में वह जो है वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जैसे पानी के लिए 100 सेंटीग्रेड था, वैसे ही एल्कोहल के लिए होता है 80। तो अगर पानी और एल्कोहल के मिश्रण को हम गर्म करते हैं तो 80 सेंटीग्रेड में एल्कोहल जो है क्या भाप बन के उड़ जाएगा, फिर जो बचा रहेगा वो क्या रहेगा, पानी रहेगा। तो इस मेथड को आसमान कहेंगे। ठीक, अब चलिए अगला टॉपिक है विलियन। तो विलियन में प्री में ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से देखे नहीं जाते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा दिया गया है, उतना को पढ़ लेते हैं। देखिए विलियन या सोल्यूशन, विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन या स्थायी पारदर्शक होता है। तो मिश्रण क्या, विलियन क्या कहा था, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण जो है विलियन कहलाएगा। विलियन स्थायी एवं पारदर्शक होता है। विलेय और विलायक क्या होता है, देखिए मिश्रण विलियन में विलेय और विलायक का रोल। तो विलेय और विलायक क्या होता है, इसे अंतर को समझिएगा, सोल्यूट या सोलवेंट। तो विलियन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है उसे हम विलायक कहते हैं, तथा जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम विलेय कह देंगे। जल को सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। तो सर्वाधिक रूप से जो है जल विलायक के रूप में काम करता है। मुख्य रूप से देखें तो जैसे कि आप याद, जैसे अभी देखिए एल्कोहल और पानी का मिश्रण, तो पानी अगर हम ज्यादा डाल रहे हैं और एल्कोहल कम डाल रहे हैं तो यहाँ क्या रहेगा, पानी अगर ज्यादा है तो वह विलायक रहेगा और एल्कोहल कम है तो वो विलेय रहेगा। ठीक, अगर उल्टा किया जाए, शराब में जो है पानी कम मात्रा में डाल रहे हैं तो उस टाइम क्या हो जाएगा, शराब जो है विलायक हो जाएगा, वो ज्यादा मात्रा में है, और पानी जो है कम मात्रा में है तो वह क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। देखिए विलियन का सांद्रता, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, देखिए किसी विलायक या विलियन की इकाई मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलियन का सांद्रता कहते हैं। तो ये भी डेंसिटी के समान होता है, जैसे डेंसिटी होता था पदार्थों में, उसी प्रकार जो है विलियन में होता है ये क्या, विलियन की सांद्रता। तो किसी विलायक है, कोई विलियन है, मान के चलिए कोई विलियन है, उसमें प्रति इकाई मात्रा में इकाई लेंगे, उसमें जो विलय की मात्रा रहेगा वही उस विलियन का सांद्रता कहलाएगा। परिक्षेपण क्या होता है, देखिए डिस्पर्सन, जब किसी पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के इर्द गिर्द छितरा दिए जाते हैं तो यह क्रिया परिक्षेपण कहलाता है। किसी पदार्थ के कण दूसरे पदार्थों के कणों के इर्द गिर्द छितरा दिया जाए तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगा, परिक्षेपण या डिस्पर्सन। निलंबन क्या कहलाता है, वह पदार्थ जो विलायक में अघुलनशील तथा आंखों से देखा जा सकता है निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक, विषमांगी मिश्रण होगा या निलंबन। तो कोई दो विलियन है तो इसमें क्या कहते हैं, विलायक में अघुलनशील पदार्थ को अगर मिला दिया जाता है और हम जिसे देख सकते हैं तो वह क्या कहलाएगा, निलंबन। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ कोलाइड। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। सबसे पहले ये विषमांगी मिश्रण है जिसके कणों का आकार इतना छोटा होता है कि उन्हें सरलता से देखा नहीं जा सकता है, किंतु इतना बड़ा है कि वे प्रकाश का फैलाव कर सकते हैं। ठीक, तो इनके बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, इन्हें दिखाई नहीं देते हैं, कोलाइड कहलाते हैं। किंतु इतना बड़ा ही प्रकाश को फैलाव कर सकते हैं। तो जितना बड़ा प्रकाश है उतना फैलाव कर सकने के सक्षम होते हैं। कोलाइड उद्योगों में तथा दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है। कोलाइड के जो है विभिन्न प्रकार होते हैं, देखिए जैसे सोल के रूप में प्राप्त होते हैं, जेल के रूप में, एरोसॉल के रूप में, पायस इमल्सन के रूप में और झाग के रूप में। तो इस प्रकार जो है प्राप्त होते हैं। कोलाइड जो है इतने प्रकारों से प्राप्त होते हैं, सोल, जेल, एरोसॉल, इमल्सन और फोम के फॉर्म में। तो देखिए यहाँ कोलाइड्स के उदाहरण दिए गए हैं, तो एक बार आप देख सकते हैं। यहाँ तो है दो द्रव और गैस, इन दोनों को मिला दिया जाए तो एरोसॉल प्रकार के हमें कोलाइड प्राप्त होते हैं। जैसे उदाहरण देखिए कोहरा, बादल और कुसाहा, ये क्या है, द्रव और गैस के मिश्रण से बना हुआ कोलाइडी मिश्रण है। द्रव और द्रव से इमल्सन प्राप्त होता है, जैसे दूध और फेस क्रीम, ये सब इमल्सन के उदाहरण है। द्रव और ठोस से बना हुआ जेल, जेल के उदाहरण में जेली, पनीर और मक्खन, ये सभी जेली कोलाइड है। ठोस और गैस, इससे एरोसॉल प्राप्त होता है, जैसे धुआं, स्वचालित वाहन का निथार, ये सभी। ठोस, द्रव और से प्राप्त होता है सोल। तो सोल प्रकार के में कौन से आ जाएंगे, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मिल्क और कीचड़। ठोस से क्या बनता है, ठोस सॉल बनता है, जो रंगीन रत्न हो जाते हैं, पत्थर हो जाते हैं, दूधिया कांच हो जाते हैं। गैस और द्रव से फोम का निर्माण होता है, जैसे शेविंग क्रीम किससे बना होता है, फोम से। वही गैस और ठोस से भी फोम ही बनता है, जैसे कि फोम, रबड़ और स्पंज, ये सभी उदाहरण है। तो यहाँ तो ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, तो अगर आपको इतना याद हो रहा है उतना यहाँ पढ़ना है। चलिए अब आगे परमाणु संरचना, तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है परमाणु संरचना। तो चलिए पढ़ते हैं परमाणु संरचना। परमाणु क्या होता है उसे देख लीजिए।
तत्व का सूक्ष्मतम कण है। तो देखिए परमाणु जो है सबसे सूक्ष्मतम कण होता है किसी भी तत्व का, जो उसके रासायनिक गुणों को बरकरार रखता है। अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। तो परमाणु सबसे सूक्ष्म कण है। हर छोटे से छोटे कण में जो है हमें परमाणु दिखाई देगा। और परमाणु किससे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। परमाणु को और अधिक छोटे कणों में विभाजित किया जा सकता है, पर वे इस प्रक्रिया में अपनी रासायनिक पहचान को खो देते हैं। अगर परमाणु को और बहुत छोटे छोटे कणों में तोड़ा जाए तो वह अपनी रासायनिक पहचान को खो देंगे। अतः परमाणु ही द्रव्य का सबसे मूल कण होता है। किसी भी द्रव्य का मूल कण परमाणु कहलाता है। परमाणु के संयोजन से अणु एवं आयतन बनते हैं। तो परमाणु से बहुत सारे परमाणु मिलकर अणु बनते हैं, फिर बहुत सारे अणु मिलकर के आयन बनाते हैं। ये अणु या आयन ही द्रव कहलाते हैं। तो द्रव बनाते हैं, अणु और आयन से क्या बनेंगे? द्रव। किसी भी तत्व के परमाणु का आकार व द्रव्यमान दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न होता है। कोई भी तत्व के परमाणु, किसी भी तत्व का परमाणु आकार जो है दूसरे द्रव्यमान के परमाणु से भिन्न होगा। ठीक, अब देखिए अणु क्या होगा? पहले परमाणु हो गया, अब परमाणु के बाद अणु। तो यह जो है बहुत सारे परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। तो अणु एक निश्चित व्यवस्था में एक या अधिक तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणुओं का समुच्चय होता है। तो दो या दो से अधिक परमाणुओं का समुच्चय। अणु किसी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण है जो सामान्य दशा में स्वतंत्र रह सकता है। यह पदार्थ के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। तो पदार्थ में सभी गुणधर्म रहेंगे वो हमें अणु में दिखाई देंगे। परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक देखिए, इसकी खोज मोस्ले द्वारा किया गया था, हम पढ़े हैं। तो यह देखिए एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्रक में विद्यमान प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो जो केंद्रक में जितने प्रोटॉन होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ही हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक, तो परमाणु क्रमांक क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वही परमाणु द्रव्यमान कहता है। परमाणु क्रमांक अर्थात प्रोटॉनों की संख्या और प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा। इसी परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान उसके केंद्र में होता है। और केंद्र में कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है परमाणु के केंद्र में ऐसे घूमते हैं केंद्र में, और उसके बाहर में क्या सतह में इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो केंद्र में जो निहित होता है वह द्रव्यमान होता है। तो नाभिक कहते हैं उसे। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। अर्थात द्रव्यमान संख्या इज इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। समझ में आ गया होगा आपको, यहां से समझ चुके हैं। चलिए अब आगे देखिए परमाणु भार क्या कहलाएगा। किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि उसका एक परमाणु द्रव्यमान कार्बन 12 के परमाणुओं के 1/12 भाग द्रव्यमान की तुलना में कितना है। तो इससे कार्बन 12 के परमाणु के द्रव्यमान से तुलना किया जाता है, फिर जो रहता है वही उसका परमाणु भार कहलाता है। अब यहाँ कुछ वन लाइनर एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट दिए गए हैं, इन्हें देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्य है ये, इसे देख लीजिए। तो देखिए क्या क्या है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन और प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन द्वारा किया गया है। तो याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन और प्रोटॉन गोल्डस्टीन द्वारा खोजा गया है। और न्यूट्रॉन जो है उसे चैडविक के द्वारा, परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया है। इस प्रकार परमाणु के 3 अपरमाणुविक कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कण आवेशित, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित रहता है, इसमें ऋण चिन्ह लगा रहता है क्योंकि यह जो है कक्ष के सतह में घूमता है ऑर्बिटल में। और प्रोटॉन में क्या रहता है? प्रोटॉन प्लस, याद रखेंगे पॉजिटिव, और तो इसमें प्लस रहता है अर्थात ये धन आवेशित रहता है। और न्यूट्रॉन जो है उदासहीन रहता है, इसमें कोई भी नहीं रहता है। तो ठीक, ये याद रहेंगे न्यूट्रॉन जो है उदासीन रहता है या अनावेशित रहता है। ठीक, अब आगे देखिए जे थॉमसन ने यह प्रस्तावित किया था कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में धसे हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है धनात्मक गोले में धसे हुए बताया गया था। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग से परमाणु केंद्रक की खोज किया है। तो परमाणु केंद्रक की खोज किनके द्वारा किया गया है? रदरफोर्ड के द्वारा। अल्फा कणों को प्रकीर्णित किया गया और वहां से परमाणु केंद्रक की खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। और देखिए नील बोर ने प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा के साथ अलग अलग कक्षाओं में वितरित होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन का गमन है, तो कक्षा के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का यहाँ गमन करता है, इसकी खोज नील बोर ने किया था। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/2000 गुना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के कितना होता है? 1/2000 गुना होता है। प्रोटॉन और गोल्ड न्यूट्रॉन के प्रत्येक का द्रव्यमान 1 इकाई लिया जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1 इकाई लिया जाता है। ठीक, तो इतने को याद रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं।
अगला देखिए समस्थानिक पढ़ेंगे, तो समस्थानिक और संभारिक दोनों को पढ़ेंगे। देखिए समस्थानिक को आइसोटॉप्स कहा जाता है, तो इसका इंग्लिश नाम भी याद रखना है। समस्थानिक की जगह में सीधा आइसोटॉप्स लिख के दिया जाएगा, ऐसे आइसोटॉप्स लिख के दिया जाता है। ठीक, तो पहले इनकी परिभाषा देख लीजिए। ऐसे परमाणुओं जिनका परमाणु क्रमांक समान हो, तो यहाँ परमाणु क्रमांक समान होगा। स्थान मतलब स्थान क्या दर्शाता है, पीरियोडिक टेबल में स्थान किसमें आधारित है, उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर स्थान, उन लोग का सभी तत्वों का स्थान निर्धारित है। तो स्थान अर्थात परमाणु क्रमांक याद रहेंगे। तो यहाँ जहां सम मतलब बराबर होता है स्थान, तो स्थान जहां बराबर हो अर्थात परमाणु क्रमांक समान होगा, परंतु परमाणु द्रव्यमान उसका भार जो है क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। अगला देखिए रेडियो आइसोटॉप्स, तो इसके उदाहरण दिए गए हैं रेडियो आइसोटॉप्स। तो रेडियो आइसोटॉप्स में कौन कौन से, रेडियो समस्थानिक सभी अधिक न्यूट्रॉन वाले तत्वों में रेडियो एक्टिव उत्सर्जन द्वारा कम न्यूट्रॉन वाले तत्वों में बदलने की प्रवृत्ति होती है, ये रेडियो एक्टिव समस्थानिक कहलाते हैं। तो रेडियो एक्टिव समस्थानिक इनका उपयोग कहाँ कहाँ, चिकित्सा क्षेत्र में देखिए रेडियोथेरेपी में किया जाता है, रेडियो एक्टिव समस्थानिक के उपयोग में चिकित्सा किया जाता है। जैसे कोबाल्ट का है, इसका ट्यूमर व कैंसर के इलाज में, आयोडीन का प्रयोग घेंघा रोग के इलाज में और थायराइड ग्रंथि की क्रियाविधि ज्ञात करने में किया जाता है। फास्फोरस का प्रयोग अस्थि रोगों के उपचार में किया जाता है। तो तीनों याद रखेंगे, कोबाल्ट का ट्यूमर व कैंसर के इलाज में, आयोडीन का घोंघा रोग के इलाज और थायराइड ग्रंथि की क्रियाविधि में किया जाता है, फास्फोरस का अस्थि रोग के उपचार में किया जाता है। वही कृषि के क्षेत्र में रेडियो एक्टिव तत्वों को देखिए म्यूटेशन द्वारा नई प्रजाति के पौधे बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है कृषि क्षेत्र में। जैसे देखिए पौधों पर विभिन्न तत्वों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण में जीवाणु मुक्त करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए संभारिक या आइसोबार, तो इसमें क्या हो जाएगा, भार, यहाँ सम भार तो समान भार रहेगा, तो यहाँ भार समान रहेगा। वे परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या समान है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न होता है, तो यहाँ द्रव्यमान भार जो है बराबर होंगे। ठीक, तो ये आइसोबार कहलाते हैं। अब अगला चैप्टर दिया गया है अम्ल क्षार एवं लवण। तो देखिए इस टॉपिक से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे एकदम डिटेल से पढ़ना रहेगा, तो एक एक चीजों को आपको ध्यान देना है। तो चलिए सब हुआ है अम्ल, तो अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। तो अम्ल जो है जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। आरहेनियस ने जो है इसके खोज किया था। अम्ल वे यौगिक हैं जिनमें हाइड्रोजन प्रतिस्थापित के रूप में रहता है, तो हाइड्रोजन प्रतिस्थाप्य के रूप में रहता है सभी अम्ल पदार्थों में। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल रंग कर देता है। तो देखिए यहाँ इसका लिटमस पेपर का कॉन्सेप्ट याद रखना है। अम्लीय विलयन जलीय विलयन में नीले लिटमस को लाल करता है। तो इसको याद रखने के लिए आप मेरे नाम से ही याद रख सकते हैं, इसे अनिल से। तो देखिए अ से क्या लेंगे, अम्ल। अम्ल क्या करता है, नीला लिटमस पेपर है उसको लाल करता है। तो इसे आप याद रखते हैं, इसकी लिए ट्रिक यही रहेगा। अम्ल, अ से अम्ल और नी से क्या हो जाएगा, नीले रंग, और ल से हो जाएगा लाल रंग। तो अम्ल जो है नीले रंग को लाल कर देता है। इसी से क्षार को भी याद रखेंगे, क्षार जस्ट इसके उल्टा होता है। क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक, लाल को नीला कर देता है। और चलिए अम्ल का उपयोग देखें, अम्ल का उपयोग कहाँ कहाँ किस रूप में किया जाता है। तो सबसे पहले खाने के काम में कहाँ उपयोग होता है। देखिए खट्टा दूध, तो खट्टा दूध है उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो जितने भी खट्टे रहेंगे उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सिरका व अचार में एसिटिक अम्ल रहता है। सोडा वाटर व अन्य पेय पदार्थों में कार्बनिक अम्ल रहता है। अंगूर में टार्टरिक अम्ल रहेगा। सेब में मैलिक अम्ल रहता है। नींबू एवं नारंगी में साइट्रिक अम्ल रहता है। तो इन अम्लों को पूछा जाता है कि यह अम्ल जो किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो जैसे नींबू में जितने भी खट्टे आते हैं उसमें कौन सा साइट्रिक अम्ल पाए जाएंगे खट्टे फलों में। और सेब में जो अम्ल पाया जाता है वो है मैलिक अम्ल। अंगूर में टार्टरिक अम्ल और पेय पदार्थों सोडा वाटर जैसे पेय पदार्थों में कार्बनिक अम्ल पाया जाएगा। सिरका और अचार में एसिटिक अम्ल रहता है और खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल रहता है। तो दूध में लैक्टिक अम्ल देखने को मिलता है। अगला देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग दवाओं खाना पचाने में होता है। तो दवाओं में खाना पचाने के रूप में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। पेट में भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पन्न होता है। ठीक, तो पेट में ऑटोमेटिक जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। पाचन क्रिया में भाग लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग उर्वरक विस्फोटक बनाने, सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण, रंजक में होता है। ठीक, तो नाइट्रिक अम्ल का उर्वरक के रूप में, विस्फोटक के रूप में और सोना चांदी के शुद्धिकरण के लिए रंजक के रूप में भी उपयोग किया जाता है नाइट्रिक अम्ल का। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल इसके बहुत जगह उपयोग देखने को मिलेगा। सल्फ्यूरिक अम्ल प्रायः सभी आधुनिक उद्योगों में सल्फ्यूरिक अम्ल अत्यावश्यक होता है।
अतः ऐसा माना जाता है कि किसी देश द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का उपभोग उस देश के औद्योगिकरण का सूचक होता है। तो यह सल्फ्यूरिक अम्ल जो है औद्योगिकरण का सूचक है। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग अनेक उद्योगों में होता है, जिसमें से प्रमुख है उर्वरक उद्योग, जैसे सुपर फास्फेट बनाने में अमोनियम सल्फेट, ये सभी सल्फ्यूरिक अम्ल के ही द्वारा बना जाता है। आदि के निर्माण में तथा पेट्रोलियम तथा खनिज तेल के परिष्कारकरण में भी किया जाता है। पेट्रोलियम और खनिज तेलों का शुद्धिकरण में सल्फ्यूरिक अम्ल का, विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में, कृत्रिम तंतुओं जैसे रेयान आदि सूतों के उत्पादन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। पेंट में वर्णक, रंजक इत्यादि सभी निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। फास्फोरस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, धावन सोडा तथा अन्य रसायन के निर्माण में भी इसका प्रयोग होता है। इमेन्युअल उद्योग में, धातुओं का जस्ता चढ़ाने में, बैटरी बनाने में, औषधियों के निर्माण में, लौह, स्टील, प्लास्टिक तथा अन्य रासायनिक उद्योगों में। तो फिर इसे उद्योग वाला अम्ल कहा जा सकता है, उद्योगों वाला अम्ल। इसलिए जो है सल्फ्यूरिक अम्ल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे याद रखना है। इसका उपयोग जो है मुख्य रूप से जितने भी उद्योग हैं उन सभी में देखने को मिल रहा है। देखिए, कपड़े के जंग से धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किए जाते हैं। तो कपड़े में जंग लग जाता है तब उसे हटाने के लिए हम ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। अम्लराज, तो अम्लराज कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण, जिसे उत्कृष्ट धातु यथा सोना, प्लेटिनियम विलय होता है। इसमें अम्लराज कहा जाता है। किसे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को अम्लराज कहते हैं, जिसमें क्या रहता है? धातु रहते हैं, जैसे कि सोना, प्लेटिनियम, इन सब धातुओं का विलय होता है अम्लराज में। ठीक, तो ये हो गया अम्ल। तो ये अम्ल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इन फैक्टों को आपको याद रखना है। और दूसरा देखिए क्षार। ऐसे यौगिक जो अम्ल के से प्रतिक्रिया कर लवण एवं जल देता है, भस्मक कहलाता है, या भस्म को ही क्षार जल में विलय होता है। यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो उसी से याद रखेंगे, अनिल है तो यह अम्ल के लिए था, तो अम्ल नीला को लाल करता था, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, क्षार जो है क्या कहेगा? लाल को नीला कर देगा। ठीक, तो यह स्वाद में कड़वा होता है, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है प्रमुख क्षार है। अब क्षार का उपयोग कहाँ किस रूप में किया जाता है, इसे भी दिया गया है। देखिए, तो देखिए पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका घरों में चूना पोतने में, गारा एवं प्लास्टर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, जल को मृदु बनाने में, अम्ल को जलन का मरहम लगाने में, तो ये सभी में प्रयोग किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यह क्या है? यह क्षार है। कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड यह भी क्या है? क्षार है। इसका प्रयोग साबुन बनाने, पेट्रोलियम साफ करने में, दवा बनाने में, कपड़ा एवं कागज बनाने में, कारखानों को साफ करने में, इनमें किया जाता है कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड का। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। यह पेट की अम्लीयता दूर करने के लिए इस क्षार का प्रयोग करते हैं। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण होता है। तो एक अम्ल और एक क्षार, इन दोनों के बीच अगर हम क्रिया कर दें तो इसका रिजल्ट क्या कहलाएगा? उदासीन प्राप्त होगा इसका रिजल्ट। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल का निर्माण होता है। तो इसके साथ सॉल्ट और वाटर का भी निर्माण होगा इस क्रिया में, तो यहाँ लवण या जल भी बनेगा। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण अम्लों और क्षारों के नाम दिए गए हैं और उन्हें जो है किसमें पाया जाता है उसका स्रोत दिया गया है। तो यहाँ ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। तो देखिए, एसिटिक अम्ल यह सिरका में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू कुल के सिट्रिक फल, तो जितने भी खट्टे फल पाए जाते हैं नींबू कुल के, जैसे संतरा, नींबू, ये सब में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक या मेथेनाइक, यह जो है चींटी हो गया, बिच्छू, मधुमक्खी, वर्रे, तो जो जहरीले जो काटने वाले चीजें होते हैं उनमें जो है फार्मिक अम्ल होते हैं। तो कीड़े हैं, मतलब इंसेक्ट है, चींटी हो गया, बिच्छू, मधुमक्खी, ये सब, इनमें फॉर्मिक या मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। ऑक्सेलिक अम्ल पालक और टमाटर में, याद रखेंगे पालक टमाटर में ऑक्सेलिक अम्ल। एस्कार्बिक अम्ल जो है आंवला, सिट्रस फल और विटामिन सी, सिट्रस फल, आंवला में एस्कार्बिक अम्ल। देखिए, साइट्रिक अम्ल नींबू और अन्य खट्टे सब्जियों पाया जाता है फलों में, लेकिन आंवला में और सिट्रिक फल है उन सब में क्या पाया जाएगा? एस्कार्बिक अम्ल पाया जाएगा। टॉर्टरिक अम्ल या इमली, अंगूर, कच्चे आम आदि में पाया जाता है टॉर्टरिक अम्ल। अब क्षार को देख सकते हैं यहाँ। क्षार, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड कांच साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन में पाया जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे क्या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं या दूधिया मैग्नीशिया कहलाता है। ठीक, तो ये क्षार है महत्वपूर्ण। अब चलिए, अब तीसरा है लवण या साल्ट। अम्ल एवं क्षार की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लवण एवं जल निर्माण होता है। तो अम्ल, मैं बताया कि एक अम्ल और एक क्षार,
एसिड एंड बेस को मिला दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है, उदासीन अर्थात लवण प्राप्त होगा और इसमें लवण मिलता है और जल बनता है। ठीक, उदासीन से क्या प्राप्त होता है, लवण और जल दोनों प्राप्त होते हैं। कुछ प्रमुख लवणों के उपयोग देख सकते हैं यहाँ पास। सॉल्ट का उपयोग, साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड, इसे खाने में उपयोग करते हैं। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में भी उपयोग किया जाता है नमक का। खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम बाइकार्बोनेट या इसे खाने का सोडा भी कहते हैं। यह पेट की अम्लीयता दूर करने में एवं अग्निशामक यंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यह क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट एक सॉल्ट है। ठीक, पेट की अम्लीयता दूर करने या अग्निशामक यंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। कपड़ा धोने का सोडा या सोडियम कार्बोनेट, तो कपड़ा धोने को सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, जिसमें बाई लिखा हुआ है उसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। बेकिंग से याद रखेंगे, बाई कार्बोनेट बेकिंग से, और इसे बाई कर रहे हैं तो क्या करेंगे, खाएंगे। तो बेकिंग, बाई और खाना एक ही है। जो सोडियम कार्बोनेट है इसे कपड़ा धोने का या धावन सोडा भी कहते हैं। इसे धावन सोडा या कपड़ा धोने का सोडा, तो इसे कपड़ा धोने में प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट, ये बारूद बनाने में प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट का यह जो है एक विस्फोटक पदार्थ है। पोटेशियम नाइट्रेट बारूद बनाने में इसका उपयोग होता है। अब यहाँ देखिए पीएच स्केल दिया हुआ है। पीएच स्केल के संबंध में पढ़ लेते हैं। यहाँ पीएच मान भी पूछा जाता है कुछ कुछ पदार्थों का। तो पीएच स्केल किसी विलयन की अम्लीयता व क्षारीयता को व्यक्त करने की पीएच मापदंड का प्रयोग किया जाता है। किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होने पर वह विलयन अम्लीय कहलाता है और पीएच मान 7 से अधिक होने पर वह जो है क्षारीय कहलाएगा। और पीएच मान 7 है तो वह कहलाता है उदासीन। तो वर्षा का जल पीएच मान 7 है, जो वर्षा का जल रहता है वह क्या रहता है, उदासीन रहता है। ठीक, तो ये 3 रहना है। जो 7 से पहले आया वो अम्ल कहलाया और 7 के बाद जो है क्षार। ठीक, अब देखिए कुछ सामान्य पदार्थों का पीएच मान दिया गया है। जैसे रक्त का पीएच मान होता है 7.4, 7.4, तो ये क्या है, क्षार होता है, रक्त क्षार होता है। लार का पीएच मान 6.5 है तो ये अम्ल होगा। दूध भी 6.4 है इसका, तो ये भी क्या होगा, अम्ल हो जाएगा। नींबू का 2.2, तो ये अम्ल ही होता है, इसमें अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। वर्षा का जल का 7 उदासीन हो जाएगा। तो देखिए यदि वर्षा का जल का पीएच मान 5.6 है तो वह जो है अम्ल वर्षा कहलाता है। 5.6 अम्ल वर्षा का पीएच मान है। यदि जल का पीएच मान 6.5 से कम हो तो उसमें अम्लीय और मृदु जल होते हैं। तो अम्लीय या मृदु जल कहते हैं इसे। जब उसका पीएच मान कितना रहे, 6 या 5 रहे, तो उसे अम्लीय या मृदु जल कहते हैं। ऐसे जल में लौह, मैग्नीज, तांबा आदि की उपस्थिति के कारण हो सकता है मृदु जल में सुगमता को से झाग आता है। तो मृदु जल में जो है झाग अच्छा देता है, साबुन जो है अच्छा झाग देता है मृदु जल में। इसमें लौह, मैग्नीज और तांबा ये सब धातु भी रहते हैं मृदु जल में। यदि जल का पीएच मान 8.5 हो जाता है से अधिक हो तो वह कठोर जल कहलाता है। तो अब जब वो क्षारीय स्थिति में जाएगा जल का मान, तब वह जो है कठोर जल में झाग देर से आएगा और कम बनता है। जल की कठोरता उसमें उपस्थित मैग्नीशियम और कैल्शियम के लवणों के कारण होता है। देखिए दांत का एमेनियल कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। तो दांत का जो एमेनियल है कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। तो जो दांत का इनेमल है वो किससे, कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह की पीएच मान 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित हो जाता है। ठीक, तो ये जो है महत्वपूर्ण हो गए इस पीएच स्केल से संबंधित मान। अब आगे देखिए महत्वपूर्ण तत्व, इनके उपयोग दिया गया है। तो यहाँ तत्वों को पढ़ेंगे और उनके उपयोग। तो तत्वों का वर्गीकरण मुख्यतः धातु और अधातु के रूप में किया गया है। उदाहरण के लिए लोहा, तांबा, सोना ये सभी धातु हैं। कार्बन, गंधक, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सभी अधातु हैं। तो मुख्य रूप से हम यहाँ मुख्य धातुओं को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम अधातुओं को भी पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ धातुओं को दिया गया है। धातु प्रायः ठोस होते हैं। पारा ही केवल एकमात्र ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। धातु विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं, अर्थात वह विद्युत और उष्मा को अपने में से प्रवाह होने देते हैं। घटते क्रम में धातु की सुचालकता को देख सकते हैं। तो सबसे ज्यादा चालकता चांदी में होता है, उसके बाद तांबा, एल्यूमिनियम, टंगस्टन। तो ये चालकता के क्रम में है, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, टंगस्टन। इसके क्रम भी पूछा जा सकते हैं, तो चारों याद रखना है। सबसे पहले चांदी सबसे ज्यादा सुचालक है, उसके तांबा, एल्यूमिनियम, टंगस्टन। ठीक, अब देखिए सभी धातुओं को जो है यहाँ एक एक करके दिया गया है, प्रमुख धातुओं को। वहां हम इनके गुणों को पढ़ेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उनके संबंध में कुछ उदाहरण भी दिए हैं, उन्हें भी देखेंगे। देखिए सोडियम सबसे पहले है। सोडियम पानी से हल्का होता है। सोडियम पानी से हल्का होता है, इसे केरोसिन में रखते हैं। ठीक, तो पानी से भी हल्का होता है या केरोसिन में रखा जाता है। इसके यौगिक में देखिए नमक है, सोडियम क्लोराइड कहलाता है। खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। कपड़ा धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट। खाद्य संरक्षण में सोडियम बेंजोइड का प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी इसके उदाहरण हैं, सोडियम के अवयव हैं। तो देखिए पानी से हल्का होता है, केरोसिन में रखते हैं। अगर इसे पानी में डाल दिया जाए तो ब्लास्ट हो जाता है। ठीक,
देखिए, नमक सोडियम क्लोराइड, खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, कपड़ा धोने का सोडियम कार्बोनेट और खाद्य संरक्षण में सोडियम बेंजोइड का प्रयोग करते हैं। अगला है एल्यूमिनियम, भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होने वाली धातु है। तो भूपर्पट्टी क्या होता है, जो हमारी पृथ्वी है उसको हम कोर, मध्यम और ये भूपर्पट्टी, तो सबसे ऊपरी हिस्सा जो है भूपर्पट्टी कहलाता है, पृथ्वी का सबसे ऊपरी सतह भूपर्पट्टी। तो भूपर्पट्टी में ही सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, एल्यूमिनियम पाया जाता है। ठीक, तो देखिए बॉक्साइट एल्यूमिनियम 40% से अधिक होता है। तो बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है, इसमें 40% एल्यूमिनियम पाया जाता है। इस बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निर्माण में बहुत अधिक विद्युत की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे पावर प्लांट के आसपास लगाए जाते हैं। तो कोई भी अगर बॉक्साइट प्लांट लगाया जाता है, एल्यूमिनियम निर्माण के लिए प्लांट लगाता है, उसके लिए हमें ऑक्साइड के रूप में, हमें अयस्क के रूप में बॉक्साइट की आवश्यकता होती है। और इसके निर्माण के लिए, एल्यूमिनियम के निर्माण के लिए विद्युत की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। इसलिए कोई भी एल्यूमिनियम प्लांट को हम कहाँ लगाते हैं, जहां पावर प्लांट आसपास में नजदीक हो। जैसे आप हमारे छत्तीसगढ़ में देख सकते हैं बाल्को क्या है, ये जो है एल्यूमिनियम प्लांट है। तो एल्यूमिनियम निर्माण करने का प्लांट है। यह कहाँ लगाया गया है, कोरबा में। कोरबा में क्यों लगाया गया है, क्योंकि वहां जो है सबसे ज्यादा पावर प्लांट है, विद्युत का जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, वहां बहुत सारे पावर प्लांट है, इसलिए इसको बाल्को में लगाया गया है। बाल्को को कहाँ लगाया गया है, कोरबा में। ठीक, आगे देखिए जस्ता या जिंक, बैटरी के इलेक्ट्रोड निर्माण में लोहे की ऊपरी परत चढ़ाना गैल्वेनीकरण कहलाता है। तो ये जस्ता का प्रयोग जो है, जिंक का प्रयोग गैल्वेनीकरण, लोहे के ऊपर जो है उसमें जंग न लगे उससे बचाने के लिए किया जाता है। बैटरी में इलेक्ट्रोड के रूप में जिंक के क्षण का प्रयोग करते हैं। वही रंग उद्योग में किया जाता है। सफेद रंग के निर्माण में विशेषकर इसका प्रयोग किया जाता है। मिश्र धातु जैसे पीतल हो गया, पीतल किससे बना होता है, तांबा और जिंक से बना होता है। तो याद रखेंगे पीतल किससे, तांबा और जिंक से बना होता है। ठीक, मिश्र धातु निर्माण में भी किया जाता है। कैल्शियम देख सकते हैं, दांतों एवं हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। कैल्शियम महत्वपूर्ण तत्व है दांतों एवं हड्डियों के निर्माण के लिए। इसका स्रोत चूना पत्थर से प्राप्त होता है। चाक, संगमरमर, प्लेट, ये सब कैल्शियम से बने होते हैं। चूना पत्थर, चाक, संगमरमर और स्लेट कैल्शियम। मैग्नीशियम देखिए, मिश्र धातुओं के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल का अनिवार्य तत्व होता है, क्लोरोफिल, वो भी मैग्नीशियम रहता है। ठीक, लोहा को देखिए, लोहा का अयस्क देखें तो सबसे पहले है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट सबसे महत्वपूर्ण है, लोहे की सर्वाधिक मात्रा मैग्नेटाइट अयस्क में होता है। उसके बाद दूसरा है हेमेटाइट। पृथ्वी में सर्वाधिक विस्तार हेमेटाइट का पाया जाता है। लोहे का सर्वाधिक उपयोग ढलवा लोहे का कास्ट आयन में किया जाता है। ठीक, तो 2 अयस्क यहाँ दिए गए हैं, 4 अयस्क होते हैं लोहा के। हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट में सबसे ज्यादा, और हेमेटाइट जो है दूसरे नंबर का है। इसका विस्तार पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलता है हेमेटाइट के। हमारे छत्तीसगढ़ में भी हेमेटाइट प्रकार के जो है लौह अयस्क देखने को मिलते हैं। तांबा देखिए, तांबा कॉपर विद्युत व ऊष्मा का सुचालक है। खाना पकाने में, बर्तन व विद्युत उपकरण का निर्माण करने में तांबा का, सोने में अशुद्धि मिलाने में भी तांबा का ही प्रयोग किया जाता है। और चांदी, ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। इसका प्रयोग बर्तन, आभूषण निर्माण, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, फोटोग्राफी, सिल्वर आयोडाइड, कृत्रिम वर्षा, सिल्वर नाइट्रेट आदि, इनका प्रयोग चुनाव आदि में किया जाता है। नाइट्रेट का प्रयोग चुनाव में किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का निशान लगाने में किया जाता है। ठीक, तो ये चांदी का उपयोग आप याद रखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण यही है। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है चुनाव में, निशान लगाने के लिए सिहाई के रूप में प्रयोग करते हैं। आयोडाइड का प्रयोग, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा में किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी के रूप में किया जाता है। और सिल्वर क्लोराइड, इसका आभूषण निर्माण में प्रयोग किया जाता है, बर्तन बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये चांदी का उपयोग आप याद रखना है आपको। अगला है सोना, पीटने पर सबसे ज्यादा तनने वाली धातु है, सबसे ज्यादा तन्यता रखने वाला धातु है सोना। इसलिए इसकी पतली परत पर तार खींची जा सकती है। तो इसके बहुत ही पतली परत या तार खींची जा सकती है सोना का। जितना ज्यादा पीटेंगे उतना ज्यादा यह फैलते जाता है। तो पीटने से सबसे ज्यादा तनने वाली धातु है सोना। इसका उपयोग अनेक महत्वपूर्ण यंत्रों एवं आभूषण में किया जाता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। ठीक, 24 कैरेट का सोना शुद्ध सोना कहलाएगा। अगला है प्लेटिनियम, यह सबसे कठोर धातु है, इसे सफेद सोना भी कहते हैं। प्लेटिनियम को कठोर सोना, और यह सबसे कठोर धातु है। ठीक, कठोर धातु है यह। अगला देखिए सीसा। प्लेटिनियम जो है धातुओं में सबसे कठोर है, और डायमंड जो है क्या है, वो एक कार्बन का अपरूप है। तो तब कोई भी पदार्थ में सबसे कठोर पदार्थ हीरा है, और प्लेटिनियम जो है सबसे कठोर धातु है। याद रखेंगे, धातु कठोर पूछा जाए तो प्लेटिनियम। उसके बाद है सीसा या लेड। रेडियो एक्टिव पदार्थ अंत में शीशे में बदल जाते हैं। अयस्क गैलेना लेड का सर्वाधिक उपयोग रंग उद्योग में होता है। टेल टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल वाहनों में प्रयुक्त होता है। टूटी ऑयल
अब इस फोटोरोधी होता है। शीशा प्रमुख प्रदूषक तत्व है, फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। शीशा विहीन पेट्रोल ऐसे हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है जिसके लिए टूटी ऑयल की जरूरत नहीं होती है। तो ये महत्वपूर्ण है कि फेफड़ों का जो रोग होता है उसका ये कारण क्या है, शीशे के कारण होता है। फेफड़ों का रोग, मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, ये सब इसका है। तो शीशा एक प्रदूषक के रूप में भी कार्य करता है। बेरियम देखिए, बेरियम सल्फेट का प्रयोग बेरियम मिल के रूप में उदर के एक्सरे में होता है। तो एक्सरे करना रहता है तब इसका प्रयोग किया जाता है बेरियम सल्फेट का। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। तो हरा रंग जो दिखाई देता है आतिशबाजी के दौरान वह बेरियम की उपस्थिति के कारण ही दिखाई देता है, उसमें अर्थात बारूद में बेरियम डला होता है। आगे पोटेशियम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है पोटेशियम। देखिए, पोटेशियम वायु में शीघ्र मलिन हो जाता है और गर्म करने पर पिघलकर जलता है। जल में डालने पर विस्फोटक के साथ क्रिया करके बैगनी ज्वाला के साथ जलता है। पोटेशियम क्लोराइड उर्वरक तथा अन्य पोटेशियम लवणों के बनाने के उद्योग में बड़ी मात्रा में काम आता है। जीवाणुनाशक में इसका उपयोग किया जाता है। तो पोटेशियम बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट, इसे पोटास भी कहते हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। पोटेशियम परमैंगनेट, इसे पोटास भी कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में लाल दवा कहलाता है यह पोटास, लाल दवा खेत में प्रयोग किया जाता है यह लाल दवा के रूप में। पोटेशियम ब्रोमाइड, इसका प्रयोग फोटोग्राफी उद्योग में किया जाता है। पोटेशियम ब्रोमाइड का, वही सिल्वर ब्रोमाइड का ही किया जाता है और पोटेशियम ब्रोमाइड का भी फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग, इसका उपयोग औषधि उर्वरक फिटकरी बनाने में किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट का सोरा सर्वाधिक बारूद निर्माण में प्रयुक्त होता है। किमियागर इससे साल्ट पीटर के रूप में जाना जाता है। तो पोटेशियम नाइट्रेट को साल्ट पीटर के नाम से भी जानते हैं, हम देखे थे जब हम क्या पढ़ रहे थे, हम लोग क्षार पढ़ रहे थे। पोटेशियम कार्बोनेट, इस कठोर कांच, पोटास साबुन और कास्टिक पोटास बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, पोटेशियम कार्बोनेट का कठोर कांच, पोटास साबुन और कास्टिक पोटास बनाने में कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए टाइटेनियम, इसको रणनीतिक धातु कहते हैं। तो ये रक्षा क्षेत्र में इसका प्रयोग ज्यादा देखने को मिलता है। टाइटेनियम का रणनीतिक धातु कहते हैं क्योंकि इसका प्रयोग रक्षा उत्पादन में होता है। यह इस्पात के बराबर मजबूत लेकिन भार में आधा होता है। तो यह लोहे जितना मजबूत होता है और इसका भार जो है एकदम आधा होता है, कम होता है। वायुयान का फ्रेम इससे बना होता है तथा इंजन बनाने में, नाभिकीय रिएक्टरों में भी इसका प्रयोग किया जाता है टाइटेनियम का। इरिडियम, यह कठोर धातु है। इरिडियम फाउंटेन पेन की नींबों की नोक होता है। इरिडियम यह फाउंटेन पेन की जो नींब की नोक है इरिडियम से बना होता है। आभूषणों में प्रयोग किया जाता है। चुंबकीय संपर्क स्थापित करने वाले यंत्रों में इरिडियम, पोली सुई, इंजेक्शन लगाने वाली सुई में इसका प्रयोग होता है। बहुत ही बारीक फ्यूज तार बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए अस्मियम, यह धातु ज्ञात तत्वों से सबसे भारी होता है। अभी तक के ज्ञात तत्वों में सबसे भारी तत्व है अस्मियम। ठीक, अस्मियम तत्व याद रखेंगे, सबसे भारी तत्व है। पैलेडियम, वायुयान के निर्माण में पैलेडियम धातु सबसे उपयुक्त तत्व माना जाता है, धातु माना जाता है पैलेडियम। ठीक, वायुयान के निर्माण में पैलेडियम का प्रयोग किया जाता है। अस्मियम को याद रखेंगे, सबसे भारी तत्व है, अभी वर्तमान में खोजे गए हैं जितने उतने में। अब अगला देखिए पारा, या इसे पारा ही कहते हैं, या मर्क्यूरी। मर्क्यूरी केवल यही धातु साधारण ताप पर द्रव रूप में होता है। तो यह एकमात्र धातु है जो द्रव रूप में प्राप्त होता है। पारद मुक्त अवस्था में यदाकदा मिलता है। तो यह मुक्त अवस्था में कभी कभी मिलता है। इसका मुख्य अयस्क जो है सिनेबार है। तो यह इसके अयस्क का नाम याद रखेंगे, सिनेबार नामक अयस्क से हम मर्क्यूरी या पारा को प्राप्त करते हैं, जिसे ऑक्सीकृत करने पर हमें पारा प्राप्त होता है। सिनेबार को ऑक्सीकृत करने से पारा। अब इसका उपयोग देखिए, द्रव अवस्था में उच्च घनत्व न्यून वायु वाष्प दाब के कारण पारस का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। इसका घनत्व जो है उच्च होता है और वायु दाब, वाष्प वायु दाब जो है न्यून होता है। इस कारण इसका उपयोग थर्मामीटर में करते हैं। बैरोमीटर, मैग्नोमीटर तथा अन्य मापक उपकरणों में इसका प्रयोग देखने को मिलता है। पारद के अनेक यौगिक औषधि के रूप में भी उपयोगी होते हैं, जैसे मर्क्यूरी क्लोराइड, बेंजोएट, साइनाइड, सैलिसिलेट, आयोडाइड, ये सभी जो है किसके रूप में, औषधि के रूप में। कीटनाशक के गुण भी इसमें होते हैं, तो कीटनाशक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मर्क्यूरोक्रोम चोट आदि में लगाया जाता है। तो चोट लगता है तब जो दवा यूज करते हैं उसमें मर्क्यूरोक्रोम की मात्रा होता है। इसके कुछ यौगिक चर्म रोग में भी लाभकारी सिद्ध हुए हैं। जैसे पारा अनेक धातुओं से मिलकर मिश्र धातु बनाता है, अनेक धातुओं से मिलकर मिश्र धातु बनाता है, जिन्हें अमलगम कहते हैं। तो अमलगम क्या है, देखिए अमलगम क्या है, यह जो है किसी भी धातु से पारा के साथ हम कोई भी धातु अगर ऐड करते हैं तो इससे जो मिश्र धातु, नया धातु प्राप्त होता है उसे ही अमलगम कहते हैं। तो अमलगम में पारा रहता है, ये अनिवार्य तत्व है। अमलगम के लिए अनिवार्य तत्व पारा होता है। ठीक, तो किसी भी धातु के साथ एक मिश्र धातु बनाता है पारा, उसे हम अमलगम कहते हैं। ठीक, अमलगम कई बार पूछा जा चुका है, आप इसे याद रखेंगे। अगला देखिए परमाणविक खनिज।
परमाणु खनिज धातु उन खनिजों को परमाणु ऊर्जा खनिज कहते हैं जिनसे परमाणुिक ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। भारत में यूरेनियम तथा थोरियम दोनों ही परमाणु खनिजों के भंडार प्राप्त हैं। तो जिनसे परमाणु ऊर्जा प्राप्त होता है वह परमाणुिक खनिज है। यूरेनियम और थोरियम भारत में प्राप्त है परमाणुिक खनिज के रूप में। अब यूरेनियम देख लीजिए, यूरेनियम इसे मेटल ऑफ होप कहा जाता है। मेटल ऑफ होप यूरेनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः उसके अयस्क पिच ब्लेड से किया जाता है। तो देखिए पिच ब्लेड किसका अयस्क है पूछा जाता है, तो यूरेनियम का अयस्क है पिच ब्लेड। यूरेनियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में होता है। भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड राज्य में होता है। तो झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में यूरेनियम प्राप्त होता है। अगला है प्लूटोनियम। यह एक अति रेडियो सक्रिय धातु है, बहुत ही ज्यादा रेडियो सक्रिय धातु है प्लूटोनियम। थोरियम ये मोनेजॉइड, इसका अयस्क याद रखेंगे। थोरियम का क्या है? मोनेजॉइड। थोरियम धातु का प्रमुख खनिज है मोनेजॉइड, या इसे अयस्क भी कह सकते हैं। जो स्वयं भारी काली रेत का अवयव होता है, भारी काली रेत है उसका अवयव है मोनेजॉइड। भारत में समुद्री तट पर यह रेत प्राप्त होता है। मुख्य रूप से यह सबसे ज्यादा कहाँ प्राप्त होता है? केरल में। केरल के समुद्री तट पर जो है थोरियम के अयस्क मोनेजॉइड जो है सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। आगे है फिर अधातु पढ़ेंगे। अब धातु जितने भी थे उसको पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे अधातुओं को। चलिए, तो अब यहाँ जो है महत्वपूर्ण जो प्रमुख अधातुएं हैं उन्हें दिया गया है, उनके संबंध में जो एग्जाम में पूछे जाने वाले तथ्य हैं उनको समाहित करके दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है और हल्का गैस भी है। सबसे हल्का तत्व हल्का गैस ज्वलनशील होता है। हाइड्रोजन याद रखेंगे रॉकेट में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह सबसे ज्यादा हल्का है। सूर्य से ऊर्जा हाइड्रोजन के संलयन से प्राप्त होता है। हाइड्रोजन के संलयन के माध्यम से ही सूर्य का जो ऊर्जा है वह उत्पन्न होता है। तो जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया रहता है उसमें हाइड्रोजन सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। देखिए अक्रिय गैस, तो अक्रिय गैसों को यहाँ परिभाषित किया गया है। अक्रिय गैस क्या होता है? उन गैसों को कहते हैं जो साधारणतः रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं और सदा मुक्त अवस्था में प्राप्त होते हैं। इनमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, जो आवर्त सारणी में 18वें आवर्त के जो तत्व हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, नियॉन, रेडॉन, ये सभी अक्रिय गैस के ही नाम से जाने जाते हैं। इन्हें उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस के नाम से भी जाना जाते हैं। अक्रिय गैस रंगहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं तथा स्वादहीन होते हैं। ये एक परमाणु गैस होते हैं। अगला देखिए हीलियम। हीलियम भी क्या है? एक अक्रिय गैस है। हीलियम अक्रिय गैसों का एक प्रमुख सदस्य है। वर्ण रहित, गंध रहित, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। इसका उपयोग देखिए हीलियम का वायु पोतों में हाइड्रोजन के स्थान पर अब हीलियम का प्रयोग किया जाता है। तो वायु पोतों में हवाई जहाजों में टायर में भरने वाली जो हवा है उसमें अब हीलियम का प्रयोग किया जा रहा है। मौसम का पता लगाने के लिए बैलून में भी हल्की धातुओं को जोड़ने में, औषधियों में भी विशेषता दमे तथा अन्य श्वसन रोगों में ऑक्सीजन के साथ साथ मिलाकर कृत्रिम श्वसन में हीलियम का प्रयोग किया जाता है। तो कृत्रिम श्वसन के लिए ऑक्सीजन जो बनाते हैं उसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम का मिश्रण होता है। वायु से यह बहुत हल्का होता है, तो वायु से बहुत हल्का होता है। सबसे हल्का हाइड्रोजन और उसके बाद जो है यह हीलियम है। दूसरा देखिए नियॉन। नियॉन भी एक अक्रिय गैस है। बहुत कम दाब पर नियॉन से भरी ट्यूब में से विद्युत गुजारने पर नारंगी रंग की चमक पैदा होती है। तो यह ट्यूबलाइट में प्रयोग किया जाता है नियॉन का, और विद्युत गुजारने पर नियॉन भरा रहता है उस ट्यूब में विद्युत गुजारा जाता है, वहां नारंगी रंग जो चमक पैदा करता है वह इसी के कारण है, जिससे विद्युत संकेतों के उपयोग किया जाता है। आर्गन के देखिए, आर्गन अक्रिय गैस है। नाइट्रोजन के साथ मिलाकर आर्गन विद्युत बल्बों में तथा रेडियो वाल्वों पर तथा ट्यूब में प्रयोग किया जाता है। तो यह बल्ब हमें प्रयोग होने वाला है विद्युत बल्ब, रेडियो वाल्व और विद्युत ट्यूब में जो है प्रयोग किए जाते हैं आर्गन का। रेडॉन देखिए, यह घातक फोड़ों और ठीक ना होने वाले घावों को इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए रेडॉन एकदम घातक फोड़े और ठीक ना होने वाले घावों को भी ठीक कर देते हैं रेडॉन तत्व द्वारा। अगला देखिए सल्फर। सल्फर का उपयोग पेट्रोलियम शोधन में, मानवीय औषधियों के निर्माण के उपयोग में सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है। लहसुन में गंधक का कारण सल्फर की उपस्थिति है। तो लहसुन से जो गंध आता है वह सल्फर के कारण ही आता है। अगला देखिए फास्फोरस। दांतों व हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है फास्फोरस। मानव शरीर में व पौधों के प्रतिरोधक क्षमता का विकास करने में, महत्वपूर्ण औषधि निर्माण में, माचिस में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। तो फास्फोरस के महत्वपूर्ण उपयोग है ये लाल फास्फोरस का प्रयोग माचिस में किया जाता है, याद रखेंगे। कार्बन, प्रत्येक जीव जंतु पौधे का अनिवार्य तत्व होता है कार्बन। सभी जीव जंतु और पौधों में पाया जाता है कार्बन। इसी कारण जो है इसी कार्बन की मेथड से जो है उसका C14 की मदद से हम उसका किसी भी वस्तु जीव जंतुओं का हम क्या बता देते हैं, उम्र बता देते हैं, इसी कार्बन 14 की मदद से। यह प्रकृति में अनेक रूपों में उपस्थित है। विशुद्ध कार्बन अर्धचालक प्रकृति का होता है। कार्बन के विभिन्न अपरूप होते हैं, जिसमें सबसे
महत्वपूर्ण अपरूप है हीरा, तो यह कार्बन का ही अपरूप है, हीरा या डायमंड। ग्रेफाइट भी है, कोयला, कोल, कागज, ये सभी कार्बन के अपरूप हैं। अब हीरा को देख लीजिए। हीरा प्रकृति में पाया जाने वाला सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, सर्वाधिक कठोर पदार्थ है हीरा। विद्युत का कुचालक होता है यह। कोयला, इसके प्रकार, कोयला के प्रकार को देख लीजिए। कोयला के जो है 4 अयस्क होते हैं, 4 अयस्कों से प्राप्त होता है कोयला। तो कौन कौन से प्रकार के कोयला प्राप्त होते हैं देखिए। सबसे पहला है एंथ्रेसाइट वाला कोयला। तो एंथ्रेसाइट, इनमें कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। एंथ्रेसाइट प्रकार के कोयले में सर्वाधिक होता है कार्बन की मात्रा। उसके बाद है बिटुमिनस, इसमें कार्बन की मात्रा एंथ्रेसाइट से कम होती है। भारत में बहुलता इसी प्रकार के पाए जाते हैं। बिटुमिनस प्रकार के कोयला जो है भारत में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तीसरा है लिंगेनाइट, इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है। भारत में यह नवेली, तमिलनाडु के नवेली क्षेत्र में प्राप्त होता है। यह ताप विद्युत उत्पादन में इसी का प्रमुख इस्तेमाल किया जाता है। तो लिग्नाइट कोयला का प्रयोग जो है ताप विद्युत निर्माण में किया जाता है। पीट कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होता है। पीट कोयला में धूल के समान हो जाता है जब कोयला, वह पीट कोयला कहलाता है। अगर देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन समस्त जैविक पदार्थों में से एक तत्व का आवश्यक स्थान है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में व्याप्त है। वायुमंडल में कुल जो है 78.6% गैस नाइट्रोजन गैस है। यह अज्वलनशील निष्क्रिय गैस होती है, इसलिए बल्ब में भी भरा जाता है। इसका उपयोग अमोनियम बनाने के लिए नाइट्रोजन गैस बहुत उपयोग होता है। तो अमोनियम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है नाइट्रोजन। इसके यौगिक विशाल मात्रा में उर्वरक के रूप में काम आते हैं। नाइट्रोजन के अनेक यौगिक विस्फोटक के रूप में, जैसे ट्राइनाइट्रोटाइलुनिन, ये सब विस्फोटक के रूप में प्रयोग होते हैं तथा औषधियों में भी प्रयोग किया जाता है। बिजली के बल्बों में नाइट्रोजन भरने से उनकी जीवन अवधि बढ़ जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। बिजली के बल्बों की जीवन अवधि बढ़ाने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। प्रोटीन संश्लेषण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पौधों की वृद्धि के लिए अति आवश्यक तत्व है। तो उर्वरकों में भी इसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। जैसे यूरिया देख लीजिए, यूरिया में जो है सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन रहता है। नाइट्रेट, धातुओं और उनके ऑक्साइड पर नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न लवणों को नाइट्रेट कहते हैं। तो यह नाइट्रोजन के ही अयस्क है, ऑक्साइड है, तो नाइट्रेट कहलाते हैं। नाइट्रेट निर्माण बिजली कड़कने से होता है। इसका निर्माण बिजली कड़कने से होता है। यह जल के साथ भूमि पर आता है, जिसे पौधे ग्रहण करते हैं नाइट्रेट को। अमोनियम तीव्र तथा विशेष प्रकार की तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। स्वतंत्र अमोनियम गैस के अस्तित्व के बारे में ठीक ज्ञान में जे प्रिस्टली द्वारा अमोनियम का ज्ञान दिया गया था। अमोनियम की खोज जे प्रिस्टली ने के द्वारा किया गया है। इसे तैयार किया जाना हुआ। अमोनियम की पहचान उसकी विशेष गंध या गीले लाल लिटमस को नीला करता है। इस कारण यह क्या हो जाएगा, लाल को नीला अर्थात क्षार है। हल्दी के कागज को भूरा लाल करने तथा नेस्लर के रिएजेंट कलर को भूरा रंग उत्पन्न करने के लिए ही जाना जाता है अमोनिया। इसका उपयोग देखिए अमोनिया का नाइट्रोजन उक्त उर्वरकों के निर्माण में, विस्फोटकों के निर्माण में किया जा सकता है तथा प्रशीतक कूलेंट की भांति भी इसका उपयोग किया जा सकता है। उर्वरक निर्माण, विस्फोटक के निर्माण में और प्रशीतक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अब अगला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह रंगहीन होता है, स्वादहीन होता है, गंधहीन गैस है। इसकी खोज और प्राप्ति अथवा प्रारंभिक अध्ययन के संबंध में जे प्रिस्टले और C.W. सेले, तो जे प्रिस्टले और C.W. सेले का नाम याद रखना है ऑक्सीजन के प्रारंभिक अध्ययन के संदर्भ में। ऑक्सीजन पृथ्वी के अनेक पदार्थों में रहते हैं। ऑक्सीजन वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से मिलते हैं और आयतन के अनुसार इसका लगभग 5वां भाग वायुमंडल में इनकी मात्रा 21%, लगभग 21% जो है ऑक्सीजन पाया जाता है। वही भूपर्पटी में इनकी मात्रा सर्वाधिक है। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में, भूपर्पट पर लगभग 47% है। देखिए भूपर्पटी में एल्यूमिनियम उससे भी ज्यादा जो है ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ठीक, भूपर्पटी का लगभग 47% भाग इससे बना हुआ है। ऑक्सीजन पानी में थोड़ा घुलनशील है, जो जलीय प्राणियों में श्वसन के लिए उपयोगी है और यह जो है जलने में सहायक है। तो ऑक्सीजन जो है जलने में सबसे सहायक तत्व है, गैस है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को देखिए, इसके ऑक्साइड बनते हैं। किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन के यौगिक हो वह ऑक्साइड कहलाते हैं। ये सर्वत्र बहुत आयात में मिलते हैं। हाइड्रोजन का ऑक्साइड पानी पृथ्वी पर बहुत ही बड़ी मात्रा में प्राप्त होते हैं। ठीक, तो हाइड्रोजन के ऑक्साइड कौन सा है, पानी, यह जो है पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होता है। यह भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन के ऑक्साइड है। अगला देखिए प्रतिऑक्सीकारक, एंटीऑक्सीडेंट। प्रतिऑक्सीकारक या प्रति उपचायक के यौगिक हैं, जिनको अल्प मात्रा में दूसरे पदार्थों में मिला देने से वायुमंडल के ऑक्सीजन के साथ उनकी अभिक्रिया का निरोध हो जाता है। इन यौगिकों को ऑक्सीकरण निरोध कहते हैं तथा स्थायीकारी भी कहा जाता है। तो इसे स्टेबलाइजर भी कहा जाता है।
ठीक, तो ये प्रति ऑक्सीकारक को याद रखना है आपको। अगला देखिए ओजोन, तो यह जो है ऑक्सीजन का अपरूप है। ओजोन, इसका फार्मूला क्या होता है O3। तो ओजोन ऑक्सीजन का अपरूप है, अल्प मात्रा में हवा में पाया जाता है। साधारण ताप पर ओजोन हल्के नीले रंग की गैस होती है। तो हल्का नीले रंग की गैस होता है ओजोन, जो हवा में बहुत अल्प मात्रा में रहने पर भी उनमें विशेष गंध से पहचाना जा सकता है। तो ओजोन का एक अलग ही गंध आता है। ओजोन से कीटाणुओं तथा अन्य गंदी कार्बनिक वस्तुओं को ऑक्सीकृत किया जाता है, इसलिए पीने का पानी शुद्ध करने तथा उससे दुर्गंध दूर करने के लिए ओजोन का प्रयोग किया जाता है। पीने के पानी के शुद्धिकरण और दुर्गंध दूर करने में ओजोन का प्रयोग होता है। कागज, तेल अथवा ऐसी अन्य औद्योगिक वस्तुओं को रंगहीन बनाने में भी ओजोन का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो ये जो है ओजोन के संबंध में हो गया, यह ऑक्सीजन का ही अपरूप है। देखिए यहाँ कुछ फैक्ट दिए गए हैं, उसे एक बार देख लीजिए। प्रकृति में प्राप्त कुल तत्व है 92, कुल मूल तत्व जो है 92 हैं प्रकृति में प्राप्त हुए हैं। बाकी जो है टोटल कितना है 118 हो चुके हैं, जो बाकी जो है खोज किया गया है। इसके अलावा मानव निर्मित तत्व भी हैं, जिसे दोनों प्रकार के तत्वों की संख्या अब तक जो है 118 से अधिक हो चुके हैं। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है, सबसे हल्की धातु लिथियम है, सबसे भारी धातु ऑस्मियम। तो ऑस्मियम सबसे भारी धातु है, याद रखेंगे। और सबसे कठोर पदार्थ में है हीरा। तो सबसे कठोर पदार्थ है हीरा और सबसे कठोर धातु प्लेटिनियम। ठीक, तो यहाँ कंफ्यूजन ना हो करके यहाँ दिया गया है। तो देखिए सबसे हल्की गैस पूछा जाए तो हाइड्रोजन, सबसे हल्की धातु पूछा जाए तो लिथियम, क्योंकि इससे पहले लिथियम से पहले जाते हैं हाइड्रोजन और हीलियम, जो दोनों गैस है। तो धातु में कौन सा लिथियम हो जाएगा। सबसे भारी धातु ऑस्मियम है और सबसे कठोर पदार्थ हीरा है और सबसे कठोर धातु पूछा जाए तो प्लेटिनियम है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व पूछा जाए तो यूरेनियम। प्रकृति में प्राप्त सबसे भारी तत्व है यूरेनियम, जिसका क्या है परमाणु क्रमांक 92। ठीक, चलिए अब आगे दिया गया है हैलोजन अतिक्रियाशील अधातु समूह। तो हैलोजन समूह के जो धातु हैं उन्हें यहाँ दिया गया है, अधातु है। हैलोजन समूह में आने वाले अधातुओं को देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी आते हैं हैलोजन समूह। तो ये 17वें क्रम के रहते हैं जो हाइड्रोजन समूह में आते हैं, 17वें आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी के 17वें आवर्त में। फ्लोरीन, दांतों व हड्डियों की ऊपरी कठोर परत का निर्माण इससे होता है। फ्लोरोसिस, फ्लोरीन की अधिकता अस्थि भंगुर हो जाती है। CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रियान प्रशीतक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ओजोन परत के क्षय का भी कारक होता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका फुल फॉर्म है CFC का। प्रशीतक के रूप में यह फ्रिज में प्रयोग किया जाता है। ओजोन परत के क्षय के लिए कारक होता है CFC। क्लोरीन एक विरंजक होता है, कपड़े या कागज का रंग उड़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जीवाणुनाशक के रूप में ही प्रयोग होता है। ठीक, सिल्वर क्लोराइड फोटोग्राफी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यह भी क्लोरीन से बना हुआ, सिल्वर और क्लोरीन का क्या है, ये एस का है क्लोराइड। ब्रोमीन, सिल्वर ब्रोमाइड, इसका प्रमुख ब्रोमीन ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में प्राप्त होता है। ब्रोमीन जो है एक अधातु है जो द्रव अवस्था में प्राप्त होता है। इसके अलावा सारी अधातुएं या तो ठोस या फिर गैस अवस्था में प्राप्त होता है। तो यही एकमात्र है जो कि इसमें द्रव अवस्था में प्राप्त होने वाला अधातु है। फोटोग्राफी में सर्वाधिक उपयोग कीटनाशक औषधि के निर्माण में किया जाता है। फोटोग्राफी में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है और कीटनाशक के औषधि निर्माण में। देखिए सिल्वर ब्रोमाइड भी ब्रोमीन से बना हुआ, सिल्वर और ब्रोमीन से, जो कि इसमें फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। मिथाइल ब्रोमाइड देखिए, यह कीटनाशक, वर्तमान में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता था मिथाइल ब्रोमाइड का, अभी इसमें प्रतिबंधित लगा दिया गया है क्योंकि यह ओजोन परत में क्षरण पहुंचाता है मिथाइल ब्रोमाइड। अगला देखिए आयोडीन, यह ठोस होता है, गर्म करने पर सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो यह सब्लिमेंटेशन प्रक्रिया के दौरान आयोडीन जो है गर्म करने से डायरेक्ट ठोस अवस्था में रहता है, गर्म करने से यह सीधा किसमें, गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसका उपयोग दर्द निवारक औषधि के निर्माण में किया जाता है, जैसे आयोडेक्स, रोगाणुनाशक आयोडीन एवं एल्कोहल टिंचर आयोडीन में इसका प्रयोग किया जाता है। और देखिए सिल्वर आयोडीन, सिल्वर आयोडीन का जो मिक्सचर है वो क्या कहलाता है, सिल्वर आयोडाइड। यह जो है कृत्रिम वर्षक के लिए प्रयोग किया जाता है, कृत्रिम वर्षक कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब आगे हम दिया गया है अर्धधातु या उपधातु। तो यह थोड़ा सा पढ़ना है यहाँ। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। इस रेखा पर बनने वाले तत्व बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम तथा पोलोनियम धातु एवं अधातु दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इन्हें अर्धधातु या उपधातु भी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पास दिया गया है, यहाँ आसपास जो है पीरियोडिक टेबल है पूरा मान सकते हैं। और यहाँ एक टेढ़ी मेढ़ी जो है रेखा में दो ठो दिखता है लाइन, उसमें बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब धातु हैं। इन सभी धातुओं में दोनों गुण दिखते हैं, धातु के गुण और धातुओं के गुण, इसलिए इन्हें नया नाम दे दिया गया अर्धधातु या उपधातु। देखिए सिलिकॉन एक जो है महत्वपूर्ण
अधातु का उदाहरण है। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला दूसरा तत्व है। तो ऑक्सीजन के बाद दूसरा जो है सर्वाधिक मात्रा में सिलिकॉन पाया जाता है। इसका स्रोत है रेत। रेत में प्राप्त होता है सिलिकॉन। इसका उपयोग क्वार्टजाइट कांच बनाने में प्रयोग किया होता है। सीमेंट निर्माण में प्रयोग किया जाता है। शुद्ध रूप से अर्धचालक प्रकृति का होता है। तो देखिए अर्धचालक के रूप में सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी इन सब उपधातुओं का प्रयोग किया जाता है। सर्वाधिक प्रयोग ट्रांजिस्टर निर्माण में, कंप्यूटर की माइक्रोचिप बनाने में, फोटोवोल्टिक सेल तथा सोलर सेल के निर्माण में। तो यह जो है अर्धचालक के रूप में बहुत ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक इन सब उपधातुओं को। ठीक, इन्हें अर्धचालक धातुओं के नाम से भी जानते हैं। देखिए यहाँ मिश्र धातुएं दिए गए हैं, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है मिश्र धातु। ये मिश्र धातु से डायरेक्ट एग्जांपल से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मिश्र धातु, किसी धातु का किसी अन्य धातु या अधातु के साथ मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। मिश्र धातु के गुण उनके घटकों के गुणों से भिन्न होता है, जिससे मिलकर मिश्र धातुएं बनती है। ठीक, तो मिश्र धातु आप पता ही है। अब इनमें देखिए मिश्र धातु सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। पीतल, तो यहाँ सभी को आप याद रखना है। इसमें कौन से अवयव घटक प्राप्त होते हैं, इनका उपयोग कहाँ होता है। तो पीतल को याद रखेंगे तांबा और जिंक। तो इसे कैसे याद रखेंगे, ताजा। तो ताजा से याद रखेंगे पीतल, ताजी। ठीक, तो ताजी सब्जियों को कहाँ रखते हैं, पीतल के बर्तन में रखते हैं। ऐसे याद रखेंगे पीतल के बर्तन में ताजी सब्जियों को। तो ता से तांबा हो जाएगा और जी से हो जाएगा जिंक। तो बर्तन बनाने में ताजी सब्जियों को कहाँ रखते हैं, पीतल के बर्तन में। ठीक, दूसरा है कांसा। तो दोनों में कंफ्यूजन होता है। तो कांसा का कैसेंगे, ताटी, या फिर कैसे बाटी से याद रखेंगे, बाटी। तो ये बा से तांबा का बा ले लिए और यहाँ टीन से टीन ले लिए। तो तांबा और टीन से प्राप्त होता है हमें कांसा। तो बाटी से याद रखेंगे हमारे पास कांसे का बाटी है। इसका निर्माण सिक्का, घंटी, बर्तन बनाने में इसका निर्माण किया जाता है कांसा का। अब यहाँ देखिए प्रमुख है ये जर्मन सिल्वर। तो नाम है जर्मन सिल्वर। इसके नाम में सिल्वर है परंतु इसमें सिल्वर नहीं प्राप्त होता है। इसमें तांबा होगा, जिंक होगा और निकिल होगा। तांबा, जिंक और निकिल से बना होता है जर्मन सिल्वर। यह भी बर्तन बनता है। देखिए इसमें सिल्वर नहीं होता है। इसमें सिल्वर की मात्रा एक बार पूछा गया था तो कितना रहेगा, 0% रहेगा सिल्वर की मात्रा। गन मेटल, ये तांबा, टीन और जिंक से बना होता है। तांबा, टीन और जिंक से गन मेटल। टांका, यह टीन एवं सीका से बना होता है। टीन व सीसा टांका कहलाता है। टीन और सीसा, इसका प्रयोग जोड़ों में टांका लगाने के लिए किया जाता है। टांका लगाने के लिए टांका टीन व सीसा से बना होता है। नाइक्रोम, निकिल, क्रोमियम और लोहा से बना होता है। नाइक्रोम जो है निकिल, क्रोमियम और लोहा हीटर में कॉयल के रूप में प्रयोग किया जाता है। हीटर में कॉयल के रूप में। टांका का गलनांक सीसा एवं टीन से कम होता है। देखिए टांका का जो है सीसा और टीन से गलनांक कम होगा। ठीक, तो इन मिश्र धातुओं का नाम आपको याद रखना है। अब इसके बाद देखिए इसी में विविध करके दिया गया है और अन्य जो महत्वपूर्ण परिभाषा है उन्हें विविध करके यहाँ दिया गया है। इन्हें भी जो है हम फटाफट देख लेते हैं। तो सबसे पहले है आसवान। इसे हम पढ़े ही है। द्रव को वाष्पीकृत करके उड़ी हुई भाप को ठंडा करके फिर द्रवीकृत करने की प्रक्रिया आसवान कहलाती है। इसे हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। आसवान द्वारा अनेक रासायनिक द्रव्यों का शोधन किया जाता है। प्रकृति में आसवान का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण समुद्र के खारे पानी से नमक बनाना है। तो पानी को भाप में उड़ाकर से फिर से भाप का वायुमंडल में ठंडे पहुंचाकर ठंडा होना, शुद्ध जल के रूप में बहना, ये सब क्या है, आसवान है। अगला देखिए किण्विकरण विधि। किण्विकरण फर्टिलाइजेशन, इसके द्वारा किसी भी शक्करमय पदार्थ अर्थात गन्ने की शक्कर, ग्लूकोज, सोडा, महुए का फूल, इन सब के लिए किण्विकरण विधि से किया जाता है। या स्टार्चमय पदार्थ आलू, चावल, जौ, मकई आदि से एल्कोहल बनाने के लिए किण्विकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। उन्हें सड़ा करके जो है किया जाता है, किण्विकरण किया जाता है। उन्हें स्टोरेज करके सड़ा के बनाया जाता है। वल्कनीकरण की प्रक्रिया की खोज चार्ल्स उडैयर ने की थी। वल्कनीकरण द्वारा सल्फर के प्रयोग से प्राकृतिक रबर बनाया जाता है। तो वल्कनीकरण रबर बनाने का, प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने का एक विधि है। वल्कनीकरण प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने का विधि है। साधारण तेल को हाइड्रोजनीकरण के से वनस्पति घी में बदलते हैं। तो साधारण तेल को हाइड्रोजनीकरण के माध्यम से वनस्पति घी में बदलते हैं। अगला देखिए अपरूपता, एलोट्रोपी। जब एक ही तत्व कई रूपों से मिलकर बनता है तो तत्व के इस गुण को अपरूपता या एलोट्रोपी कहते हैं। इसके विभिन्न रूपों को उस तत्व का अपरूप कहते हैं। जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, गंधक, फास्फोरस आदि के अपरूप प्राप्त होते हैं। जैसे कार्बन के ग्रेफाइट देखते हैं, डायमंड देखते हैं, ऑक्सीजन का ओजोन देखते हैं, ये सब अपरूप हैं। खनिज किसे कहते हैं? अधिकांश धातुएं धातु युक्त पदार्थों के रूप में मिलती है जिन्हें खनिज कहा जाता है। और अयस्क क्या होता है? जिन खनिजों से धातु अधिक मात्रा में प्राप्त की जाती है वे जो है अयस्क कहलाते हैं। तो जिनसे अधिक मात्रा में कोई धातु प्राप्त हो अयस्क, और जो धातु पदार्थ के रूप में प्राप्त होते हैं, धातु पदार्थ के रूप में प्रकृति में प्राप्त होते हैं, वे खनिज कहलाते हैं।
फ्लक्स क्या है? अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को फ्लक्स कहते हैं। पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम के भंजन और आसवान से कुछ गैस प्राप्त होते हैं जिनमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन रहते हैं। गैसों का यह मिश्रण घरेलू ईंधन में काम आता है, वाहनों में भी यह प्रयुक्त होता है। तो ये पेट्रोलियम गैस कैसे प्राप्त होते हैं? पेट्रोलियम के भंजन और आश्वासन में जो गैसें प्राप्त होती हैं वही मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन के रूप में, और यही प्रोपेन ब्यूटेन जो है क्या घर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। पैराफिन मोम, पेट्रोलियम में 3% तक मोम होता है, पेट्रोलियम में 3% मोम रहता है, इसे पैराफिन मोम कहते हैं। तो मोम की मात्रा 3% रहता है पेट्रोलियम में, उसे ही पैराफिन मोम कहते हैं। अग्निशह मिट्टी, फायर क्ले, एक विशेष प्रकार की मिट्टी को जो बिना पिघले अथवा कोमल हुए अत्यधिक ताप सहन कर सकती है, अग्निशह मिट्टी कहते हैं। तो जहां बहुत ज्यादा ताप सहने वाली मिट्टी जो है अग्निशह मिट्टी, फायर के कहलाती है। अगला देखिए जल, पदार्थ की तीनों दशाओं ठोस, द्रव, गैस में पाया जाता है जाने वाला ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यौगिक है। पृथ्वी का 3/4 धरातल जल से घिरा हुआ है। वर्षा का जल शुद्ध अशुद्ध जल है, परंतु बरसते समय यह साधारण वायुमंडल के अपद्रव का शोषण कर देता है। यदि जल का pH मान 6.5 से कम हो तो उसे अम्लीय या मृदु जल कहते हैं। ऐसा जल में लोहा, मैग्नीज, तांबा आदि की उपस्थिति के कारण हो सकता है। मृदु जल में सुगमता से झाग बनता है, पहले भी पढ़े हैं, इसे भी हम पहले पढ़ चुके हैं। pH मान अगर 8.5 से अधिक हो तो वह कठोर जल कहलाता है। कठोर जल में झाग देर से या कम आता है। जल की कठोरता उसमें उपस्थित मैग्नीशियम और कैल्शियम की लवणों की उपस्थिति के कारण होते हैं। अब देखिए गुरु जल या हेवी वाटर, भारी जल, तो यह भारी हाइड्रोजन समस्थानिक को ड्यूटेरियम कहते हैं। तो यही भारी जल को हम ड्यूटेरियम के नाम से जानते हैं। D2O जैसे भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है। जो जल इस ड्यूटेरियम से बनाया जाता है उसे भारी जल या ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं, जिसका गुण साधारण जल के गुण से भिन्न होता है। इसका प्रयोग परमाणु ऊर्जा उत्पादन में शीतलक या मंदक के रूप में किया जाता है। शीतलक और मंदक दोनों में प्रयोग किया जाता है हेवी वाटर का। खनिज तेल देखिए मिनरल वाटर, जब धरातली जल लोहा, लिथियम, गंधक तथा अन्य खनिज वाली चट्टानों में अंतःस्त्रवण करता है तब खनिज जल कहलाता है। प्राकृतिक चिकित्सा में खनिज जल का प्रचुर उपयोग किया जाता है। ठीक, तो खनिज जल आप जान रही हैं। अगला देखिए आर्द्रता या ह्यूमिडिटी, वर्षा, बादल, कोहरा, ओस, ओला या पाला आदि से ज्ञात होता है कि पृथ्वी को घेरे हुए वायुमंडल में जल वाष्प सदा विद्यमान रहती है। तो जो जल वाष्प की मात्रा विद्यमान रहते हैं वायुमंडल में उसे ही हम आर्द्रता या ह्यूमिडिटी से के नाम से जानते हैं। अब ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट डेट है और तारीख, 2 दिसंबर 1884 को भोपाल गैस कांड की दुर्घटना मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसे मिक के नाम से जानते हैं, उसके रिसाव के कारण हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड, उसी के कारण भोपाल गैस कांड हुआ था। कब? 2 दिसंबर 1984 को। सीमेंट उद्योग देखिए जोसेफ एस्डिन ने पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया। पोर्टलैंड सीमेंट जोसेफ एस्डिन द्वारा किया गया है। इसका मुख्य अवयव चूना पत्थर, सीमेंट से तात्कालिक जमाव को रोकने के लिए इसमें जिप्सम मिलाया जाता है जो जमने की अवधि को बढ़ा देता है। तो सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि वह जो है उसके जमने की अवधि को बढ़ा देता है। सीमेंट की खोज सबसे पहले जोसेफ एस्डिन के द्वारा किया गया था, जो पोर्टलैंड सीमेंट में सबसे पहले आविष्कार किए थे। कांच देखिए, ग्लास, साधारण कांच का मुख्य अवयव सिलिका होता है। कांच एक अति शीतल द्रव है। कांच की क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती। रेशेदार कांच का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट के रूप में किया जाता है। तो रेशेदार जो कांच रहता है वो बुलेट प्रूफ जैकेट के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये विविध तथ्य हो गए। अब इसके बाद देखिए प्रमुख विस्फोटक पदार्थ दिए गए हैं और उर्वरक। तो विस्फोटक पदार्थ कौन कौन से हैं उनका नाम याद रखना है आपको। डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ है जिसका आविष्कार एल्फ्रेड नोबेल द्वारा किया गया, और इन्हीं के नाम पे जो है एल्फ्रेड नोबेल के नाम पे ही नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है 6 क्षेत्रों में। ठीक, इसे करंट अफेयर में आज डिटेल से पढ़े ही हैं आज की वीडियो में। ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन TNT, इसका फुल फॉर्म TNT का ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन है। यह एक विस्फोटक पदार्थ है, इतना याद रखना है। RDX का पूरा नाम रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव है। इसका रासायनिक नाम भी याद रखना है, साइक्लोट्राइमिथाइल ट्राइनाइट्रोमाइन। तो ये RDX का रासायनिक नाम है। इसे प्लास्टिक विस्फोट भी कहते हैं। इसके खोज जर्मनी के हंस हेनिंग के द्वारा किया गया था। इसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रारंभ किया गया था। इसका उपयोग किया गया था RDX का। तो ये विस्फोटक पदार्थ है। गन पाउडर भी विस्फोटक पदार्थ है। इसे सामान्य बारूद के नाम से जानते हैं, गन पाउडर को।
अब देखिए उर्वरक फर्टिलाइजर के रूप में मृदा में बाहर से मिलाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ जो मृदा को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं उर्वरक कहलाते हैं। रासायनिक उर्वरक 3 प्रकार के होते हैं, एक नाइट्रोजन है, फास्फोरस और पोटेशियम। 3 उर्वरक प्राप्त है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों उर्वरक के कार्य करते हैं। नाइट्रोजन के उर्वरक में यूरिया मुख्य होता है। यूरिया मुख्य है जिसमें लगभग 46% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो यूरिया में याद रखेंगे 46% नाइट्रोजन होता है। ठीक, तो ये विविध तथ्य हो गए। अब उसके बाद यहाँ मृदा उपचार की एक विधि बताया गया है, मृदा का उपचार कैसे किया जाता है। तो रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। ज्यादा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं वो मृदा को अम्लीय बना देता है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारीय हो तो पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती है। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होता है तो उसे बिना बुझा हुआ चूना अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना अथवा बुझा हुआ चूना, ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, ऑक्साइड है तो, और जो हाइड्रा ऑक्साइड है तो उसे बुझा हुआ चूना। हाइड्रा था पानी डल गया है तो बुझ गया। ऐसे क्षारकों का उपचारित किया जाता है अगर वो जहां बहुत ज्यादा क्या है, अम्लीय है तब। अब यदि मृदा जो है बहुत ज्यादा क्षारीय हो तब इसमें जैव पदार्थ मिलाया जाता है। जैव पदार्थ मृदा में अम्लीय निर्मुक्त कर देते हैं, अच्छा क्षारीय प्रकृति को उदासीन कर देता है। ठीक, तो मृदा का उपचार दोनों रूप में किया जा सकता है। जब ज्यादा अम्लीय हो तो बिना बुझा हुआ चूना या बुझा हुआ चूना डाल के, और क्षारीय हो तो क्या, जैव पदार्थ मिला के मृदा का उपचार किया जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। तो देखिए केमिस्ट्री से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं पीएससी के एग्जाम में, उसे जहां यहाँ 1 लाइनर फॉर्मेट में दिया गया है, इसे अब हम आगे पढ़ेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्यों को भी पढ़। देखिए यहाँ से आपको अभी तक के हमने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उन सभी टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा यहाँ से। तो इसमें ऐसे टॉपिक को पॉइंट वाइज दिया गया है जो क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे गए हैं, पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को जो है यहाँ 1 लाइनर फॉर्मेट में दिया गया है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा रिवीजन करने के लिए। तो चलिए सभी रिवीजन हो जाएगा यहीं पास। तो सबसे पहला पॉइंट है, कांच पर उत्कीर्ण या खरोच करने का कार्य हीरा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा किया जाता है। तो 2 चीजें हैं, हीरा हो गया और दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इन दोनों के द्वारा कांच पर हम कुछ भी उत्कीर्ण करते हैं या कांच को कटिंग करते हैं तो उसमें प्रयोग किया जाता है। तांबे तथा कांच के टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म करके स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़ा की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है, क्योंकि तांबा ऊष्मा का सुचालक होता है जबकि कांच जो है कुचालक होता है। कोबाल्ट 60, याद रखें कोबाल्ट 60 रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है। ठीक, तो कोबाल्ट 60 जो है कैंसर को नियंत्रित करने वाली रेडियोधर्मी समस्थानिक है। 24 कैरेट का सोना शुद्धतम सोना होता है। कांसा तो तांबे और टीन का मिश्र धातु होता है। इसे कैसे याद किए थे, बाटी से याद किए थे हम। तांबा को और पीतल को किससे, ताजी से याद किए थे। ठीक, ताजी से, और इसे बाटी से। ठीक, तो कांसा हो गया तांबा और टीन का, और पीतल हो गया तांबा और जिंक का। और देखिए इस्पात किन किन से मिला होता है, लोहा के साथ कार्बन, निकिल और क्रोमियम भी होता है इस्पात में। कार्बन, निकिल और क्रोमियम, लोहा, ये सभी इस्पात कहलाते हैं। आगे देखिए, लोहे की चादर पर जस्ता चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजिंग। इसे पढ़े थे हम। अगर गैल्वेनाइजिंग किसे कहा जाएगा, लोहे पे जस्ता की चादर चढ़ाते हैं। जिंक का लेप क्या कि जंग ना लगे, जंग से बचाने के लिए यह लगाया जाता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों क्या परमाणु का भाग है। तो परमाणु रहता है उसके अंदर, जो नाभिक में रहेगा वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो चारों ओर घूम रहा है वह इलेक्ट्रॉन है। जीवाश्म ईंधन वाले विद्युत संयंत्र कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड आदि प्रदूषक गैसें उत्सर्जित करती हैं। वही परमाणु ऊर्जा संयंत्र रेडियोधर्मी प्रदूषण फैलाते हैं। वर्षा का जल पानी का शुद्धतम रूप होता है, उसका पीएच मान कितना रहता है, 7। हाइड्रोजन अपेक्षाकृत हल्की गैस होती है, अतः गुब्बारे में इसका प्रयोग बहुत आयत में किया जाता है। हाइड्रोजन का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। अब जो है हीलियम का भी प्रयोग किया जा रहा है। अग्निशमन में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। तो अग्निशमन होता है, आग बुझाने के लिए एग्जिस्टर का प्रयोग किया जाता है, फायर एग्जिस्टर, उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। लोहे में ऑक्सीकरण क्रिया से जंग लगता है। तो लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। लोहा ऑक्सीजन एवं पानी से अभिक्रिया करके, लोहा ऑक्सीजन एवं पानी से अभिक्रिया करके फेरस ऑक्साइड व फेरिक हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित होता है। इसे ही लोहे में जंग लगता है एवं इसका वजन बढ़ जाता है। तो देखिए लोहे में जंग लगने से उसका वजन बढ़ जाता है, इसे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोहे में जंग लगता है तो उसका वजन बढ़ जाता है। हीरा अब तक का ज्ञात कठोरतम पदार्थ है। तो हीरा कठोरतम पदार्थ है, जबकि कोरोंडम जो है द्वितीय कठोरतम पदार्थ है। याद रहेगा, हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है और कोरोंडम द्वितीय स्थान है इसके कठोरतम पदार्थों में।
चलिए उसके पश्चात देखिए यहाँ कार्बन C14। कार्बन C14 विधि किसी भी जीवाश्म के रेडियो समस्थानिक कार्बन 14 के क्षय के आधार पर उसकी मृत्यु से वर्तमान तक के समय की गणना करता है। तो इसके समय की गणना करने के लिए कार्बन C14 का प्रयोग करते हैं। यह कार्बन का ही अपरूप है। हीरा, क्वार्टजाइट, ग्रेफाइट क्रिस्टलीय पदार्थ हैं। हीरा, क्वार्टजाइट और ग्रेफाइट ये सभी क्या है? क्रिस्टलीय पदार्थ हैं। गोबर गैस में मीथेन मुख्य तत्व होता है। एल्यूमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट खनिज का प्रयोग करते हैं। तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का खनिज है। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व सिलिकॉन है। तो जो पृथ्वी में क्या है? ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में है, उसके बाद जो है सिलिकॉन है। और फिर वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस है, उसके बाद है ऑक्सीजन गैस। ठीक। पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है। पिच ब्लेड खनिज में से यूरेनियम प्राप्त किया जाता है। तो पिच ब्लेड यूरेनियम प्राप्त किया जाता है। पिच ब्लेड, तो पिच ब्लेड किसका अयस्क कह सकते हैं हम? यूरेनियम का। ठीक। वायु एक मिश्रण होता है। नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस। तो नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? हास्य गैस। नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस है। जल की स्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट होते हैं। स्थायी कठोरता जो जल में होता है उसका कारण होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। तेज हवा वाली रात्रि में वाष्पीकरण दर तेज होती है, अतः ओस नहीं बनते हैं। ठीक। जहां तेज हवा चलते हैं उसमें वाष्पीकरण दर तेज हो जाती है, जिसके कारण ओस नहीं बन पाता। दूध इमल्सन पायस का उदाहरण है। तो दूध जो है इमल्सन का उदाहरण है। हेमेटाइट खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। तो हेमेटाइट क्या है? लोहा का अयस्क है। हीरा, ग्रेफाइट और कोयला ये कार्बन का अपरूप होता है। तो कार्बन से ही बना होता है हीरा, ग्रेफाइट और कोयला। आगे देखिए, सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। तो सिरका एसिटिक अम्ल। एल्यूमिनियम से बनाए गए मिश्र धातु का उपयोग हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में किया जाता है। खाना बनाने में प्रयुक्त गैस एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? ब्यूटेन। तो एलपीजी में प्रमुख रूप से ब्यूटेन गैस का प्रयोग होता है। सोडियम बेंजोइट का प्रयोग पदार्थ खाने की वस्तुओं का परीक्षण करने के लिए किया जाता है, मतलब उसे सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है खाद्य पदार्थों को, सोडियम बेंजोइट का। वायु में थोड़ी देर रखने पर तांबा के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। तांबा के ऊपर हरे रंग की जो है बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। उसे अगर वायु में हम बाहर रखते हैं तो कौन से कलर का पूछा जाता है ना? हरे रंग का कार्बोनेट, बेसिक कार्बोनेट। देखिए यहाँ कुछ यौगिकों के घटक दिए गए हैं, जैसे यूरिया, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक 46% जो है नाइट्रोजन होता है। कपड़े धोने का सोडा सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन से बना होता है। सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन, सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं इसे, कपड़ा धोने के सोडा को। केरोसिन कार्बन और हाइड्रोजन से बना होता है। कुनेन कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बना होता है। चीनी जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। ये सभी यौगिक हैं। अगला देखिए, नाइट्रोग्लिसरीन एक विस्फोटक पदार्थ है। यह जो है एक विस्फोटक पदार्थ है नाइट्रोग्लिसरीन। जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि इस पर जिंक की परत विद्यमान रहती है। तो जिनपे जिंक की परत चढ़ाए रहते हैं उसमें जंग नहीं लगता है। पौधे वर्षा जल, नाइट्रोजन स्थिरीकरण व रासायनिक उर्वरक से नाइट्रेस लेते हैं। तो पौधे जो है वर्षा के जल, नाइट्रोजन स्थिरीकरण व रासायनिक उर्वरक से क्या लेते हैं? नाइट्रस लेते हैं, जो उसके पौधे की वृद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। पीएच मान के से द्रव के अम्लीयता या क्षारीयता का पता चलता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। पीएच मान 7 से कम है तो द्रव अम्लीय होगा और ज्यादा होगा तो यह क्षारीय होगा। अश्रु गैस में क्या होता है? क्लोरीन होता है। अश्रु गैस में क्लोरीन डाला होता है। शुद्ध घी में वनस्पति घी मिलावट का पता लगाने के लिए हाफमैन टेस्ट किया जाता है। तो शुद्ध घी में वनस्पति घी की मिलावट का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट? हाफमैन टेस्ट किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्कोहल, मारिजुआना, अफीम स्नायु निश्चेतक हैं। तो ये जो है बेहोश करने वाले पदार्थ हैं। निश्चेतक मतलब होते हैं जो होश खत्म कर देते हैं। तो एल्कोहल हो गया, मारिजुआना, अफीम, ये जो है निश्चेतक पदार्थ हैं, मतलब ये नशीले पदार्थ हैं कह सकते हैं। क्रायोजेनिक या निम्न तापीय अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जो -150 डिग्री से कम तापमान, इसे फिजिक्स में भी हम पढ़े थे। क्रायोजेनिक ईंधन में क्या होता है? -150 डिग्री से कम तापमान पर हम किसी ईंधन को रखते हैं तो वह क्रायोजेनिक ईंधन में परिवर्तित होता है। देखिए, माइका विद्युत का कुचालक एवं ऊष्मा सुचालक होता है। तो माइका विद्युत का कुचालक है और ऊष्मा का सुचालक होता है। कोहरे में उपस्थित संघनित जल की बूंदें हल्की होने के कारण वायुमंडल में भी लटकती रहती है एवं हवा के साथ स्थानांतरित होती रहती है। इस प्रकार कोलाइडी तंत्र के रूप में कोहरा गैस के रूप में प्राप्त होता है। अगला देखिए, नमक बर्फ के जमाव बिंदु को घटाता है। नमक जो है गर्म जमाव बिंदु को, अर्थात जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है, फ्रीजिंग पॉइंट को
जो हिमांक बिंदु रहता है उसको कम करता है। अर्थात अगर किसी पानी में अगर हम क्या कर देते हैं, नमक व बर्फ को मिश्रण कर दें तो 0 डिग्री से कम तापमान पर क्या होगा, वह बर्फ बनेगा। अगर पानी को हम उसमें नमक डाल के घोल के मिला दिए जाते हैं और फ्रिज में रखेंगे तो जो 0 डिग्री में जो बर्फ में परिवर्तित हो जाता है वो बर्फ में परिवर्तित ना होके और कम हो जाएगा, उसका हिमांक बिंदु कम हो जाएगा। एरागोनाइट और कांचियोलिन मोती के मुख्य अवयव है। एरागोनाइट और कांचियोलिन ये मोती के मुख्य अवयव हैं। मोनेजाइट पढ़े हैं, थोरियम का अयस्क है मोनेजाइट, जो झारखंड, केरल, राजस्थान में पाया जाता है। एनपीके का फुल फॉर्म नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम, ये क्या है, रासायनिक उर्वरक है। एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम रासायनिक उर्वरक। लौंग तेल में प्रमुख घटक यूजेनॉल नामक एरोमेटिक यौगिक होता है। लौंग तेल में यूजेनॉल नामक एरोमेटिक यौगिक होता है, जिसका प्रयोग इत्र निर्माण में तथा दांत दर्द की औषधि के रूप में भी किया जाता है। मस्टर्ड गैस या इसे डाइक्लोरोइथिल सल्फाइड के नाम से भी जानते हैं, यह प्रथम विश्व युद्ध में प्रयुक्त हुआ रंगहीन तेल, द्रव, शक्तिशाली विस्फोटक एवं विषैली रासायनिक आयुध है। तो मस्टर्ड गैस जो है प्रथम विश्व युद्ध में प्रयोग किया गया था। इसका रासायनिक नाम है डाइक्लोरोइथिल सल्फाइड। यह रंगहीन तेल द्रव्य था, शक्तिशाली विस्फोटक एवं विषैले रासायनिक आयुध था। पोटेशियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी में, लिथोग्राफी और साबुन में प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम नाइट्राइड का प्रयोग बारूद में, पटाखों में, सीरिया सलाई में। तो ये पोटेशियम नाइट्रेट जो है विस्फोटक पदार्थ है। पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग उर्वरक में, एल्यूमिनियम उद्योग में, कांच उद्योग में किया जाता है। तो उस उद्योग में किया जाता है सल्फेट, मुख्य रूप है उद्योग में प्रयोग होने वाला प्रमुख तत्व है सल्फेट। मोनोपोटेशियम टार्ट्रेट, ये बेकरी उद्योग में प्रयोग किया जाता है, मोनोपोटेशियम टार्ट्रेट। जस्ता, तांबा तथा मैग्नीशियम तीनों धातु पारा के साथ अमलगम बनाते हैं। देखिए तांबा, जस्ता, तांबा और मैग्नीशियम, तो पारा जिसमें भी मिला होता है उसे अमलगम कहते हैं। तो पारा से बना हुआ पारा किसी भी धातु के साथ क्या करे, अगर यौगिक बनाए तो वह यौगिक अमलगम कहलाएगा। सोडियम धातु को केरोसिन में रखा जाता है। सोडियम नमी जल से तीव्रता से क्रिया करता है, इसलिए इसे केरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि यह जल के साथ बहुत ज्यादा क्रिया करता है। नीलथोथा, कॉपर सल्फेट को नीलथोथा कहते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सम सॉल्ट कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा कहलाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा कहलाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा, यह बुझा हुआ चूना कहते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा। हीरा कार्बन का अपरूप है, पढ़ चुके हैं। यह चींटियां काटती, जब चींटियां काटती है तो हमें फार्मिक अम्ल दिखाई देता है, तो फार्मिक अम्ल चींटियों में पाया जाता है। एंथ्रेसाइट कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होता है, तो कोयले का सर्वाधिक जो मात्रा है एंथ्रेसाइट प्रकार के कोयले में प्राप्त होता है, और सबसे कम किसमें, पीट प्रकार के में प्राप्त होता है। जर्मन सिल्वर में निकिल, सॉल्टर टीन, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन तथा हाइपोसोडियम का प्रयोग किया जाता है, परंतु जर्मन सिल्वर में क्या रहता है, सिल्वर जो है अनुपस्थित रहता है। उच्च तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रता से हो जाती है, क्योंकि इन तापमानों पर आणविक गति अपेक्षाकृत द्रुत हो जाती है। देखिए आवर्त सारणी को दिया गया है, इसकी खोज मेटलिप द्वारा किया गया। इसमें तत्वों के गुण बढ़ते हुए परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं, जबकि मोस्ले द्वारा निर्मित आवर्त सारणी में आधार जो है परमाणु क्रमांक था। चीनी बनाने के लिए कच्ची सामग्री के रूप में गन्ना, चुकंदर आदि के प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो देखिए यहाँ मोस्ले द्वारा जो निर्मित है उसमें परमाणु क्रमांक के आधार पर और मेडलिप द्वारा में परमाणु भार के आधार पर है। उसके बाद जैसे चीनी बनाने के लिए कच्ची सामग्री के रूप में गन्ना, चुकंदर आदि का प्रयोग किया जाता है। चीनी उत्पादन क्रम में सीसा एक उत्पादक होता है, तो सीरा जो है एक उत्पाद होता है। पहले गन्ने से क्या सीरा बनाया जाता है, उसके बाद फिर उससे एल्कोहल बनाने में या दवा बनाने में या गुड़ बनाने में, शक्कर बनाने में इस प्रकार प्रयोग किया जाता है। पहले सीरा बनाते हैं, उसके बाद फिर अन्य पदार्थ बनाया जाता है। शीशे के उत्पादन में बिना बुझा हुआ चूना प्रयोग में लाया जाता है। बिना बुझा हुआ चूना जो है शीशे के उत्पादन में। फोटोग्राफिक प्लेट को विकसित करने वाले घोल में तब तक रखा जाता है जब तक कि समस्त ब्रोमाइड पुल घुल न जाता है, तब प्लेट डेवलप होती है। तो फोटोग्राफिक प्लेट निकालने के लिए उसे घोल में तब तक रखा जाता है जब तक कि सभी पूरा तरह से ब्रोमाइड जो है घुल न जाए, तब तक कि उसे रखा जाता है। स्टेनलेस स्टील अर्थात इस्पात की बात कर रहे हैं। यह लोहा, क्रोमियम, कार्बन और निकिल का मिश्र धातु है। इस्पात में जिप्सम का उपयोग करके मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान किया जाता है। ठीक, तो खारेपन या क्षारीयता को हटाना है तो उसमें जिप्सम डाला जाता है। वही अम्लीयता को हटाने के लिए उसमें बुझा हुआ चूना या बिना बुझा हुआ चूना डालते हैं। थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर रजत परत लगाया जाता है।
मूल रासायनिक तत्वों की संख्या पृथ्वी में 92 है। इसके अलावा भी कुछ मानव निर्मित तत्व है जो टोटल कितने हो गए हैं, 118 से अधिक तत्व पाए जाते हैं। देखिए वायुमंडल में जो है गैसों की मात्रा दर्शाया गया है 98% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.9 ऑर्गन, 0.04 जल वाष्प है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। शेष नियान, हीलियम, क्रिप्टॉन, जीनॉन एवं अन्य घटक अति सूक्ष्म मात्रा में भी उपस्थित रहते हैं। तो ये वायुमंडल में जो है गैस की मात्रा है। आगे देखिए, पेट्रोलियम प्राकृतिक ईंधन है जिसका निर्माण करोड़ों वर्ष पूर्व भूमि के दबे जानवरों और मछलियों के अवशेष से हुआ है। ग्रेफाइट पेंसिल का लेड है। हरे पौधों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है एथिलीन। तो पकाने के लिए, फलों को पकाने के लिए कृत्रिम ढंग से एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। धातुओं के टुकड़ों को टांका लगाने वाला मिश्रण टीन और शीशे का बना होता है। तो टांका जो किसका मिश्रण होता है, टीन और शीशे का। अपमार्जक डिटर्जेंट मैले कपड़ों को सरलता पूर्वक तेल एवं गर्त निकाल देते हैं, क्योंकि अपमार्जक के मिलते ही जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पृष्ठ तनाव के कॉन्सेप्ट पर ही जो है डिटर्जेंट से जो धूल है वो बाहर निकलते हैं। इसे हम फिजिक्स में डिटेल से पढ़े थे। देखिए, भोपाल गैस ट्रेजेडी, यह जो है किसके कारण हुआ, कौन सी गैस, मिथाइल आइसोसाइनेट MIC, माइक के नाम से जानते हैं, माइक MIC। इस गैस के कारण हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी। यह कब हुआ था, 2 दिसंबर 1984 को। तिथि भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, ट्राइनाइट्रोटाइलुइन, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, साइक्लो ट्राइमिथिलीन, ट्राइनाइट्रोमेथेन आदि ये सभी क्या है, विस्फोटक पदार्थ हैं। प्रतिशक में प्रयुक्त होने वाला CFC, प्रतिशक मतलब फ्रिज में जो प्रयोग होने वाला है CFC, विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी ओजोन परत क्षय करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो फ्रिज में प्रयोग किए जाते हैं CFC, मेथिल, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी ओजोन परत के लिए क्षरण के उत्तरदायी होते हैं। कार्बन सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व होता है। बैटरी में रासायनिक ऊर्जा संचित रहती है। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर नियान पारा वाष्प गैस भरी जाती है। नियान गैस भरी जाती है कि इस ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर। ठोस कपूर जलकर वाष्प बनने की क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाता है, पढ़े थे इसे। चांदी उष्मा का उत्तम सुचालक होता है। दूसरे नंबर क्या है, तांबा, एल्यूमिनियम, उसके बाद टंगस्टन। सोना, प्लेटिनियम, चांदी तथा पारा उत्कृष्ट धातुएं हैं। ट्रांजिस्टर में धातुएं अर्धचालक के रूप में सिलिकॉन एवं जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। टंगस्टन धातु का प्रयोग रोशनी बल्बों में फिलामेंट के रूप में किया जाता है। सामान्यतः विद्युत बल्ब के भीतर निर्वात होता है, किंतु कभी कभी इसमें अक्रिय गैस भी भरी जाती है। किस ऑफ डेथ एक रसायन है। देखिए, तो किस ऑफ डेथ क्या है, एक रसायन है जिसके खोजकर्ता को रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार 2004 प्रदान किया गया था। किस ऑफ डेथ एक रसायन है। यूरेनियम ऑक्साइड को येलो केक के नाम से जाना जाता है। यूरेनियम ऑक्साइड, येलो केक। तो यहाँ से हमारा केमिस्ट्री कंप्लीट होता है। अगर आप इतना भी पढ़ लेते हैं तो अगर आपसे हर बार पूछे जाने वाले ऐसे रिपीटेड प्रश्न आते हैं तो आपसे आसानी से बन जाएंगे और आसानी से आप 1 से 2 क्वेश्चन सॉल्व करके 2 से 4 नंबर आप ले सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाना है आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।